दोस्तों हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यान के सर पे भूत सवार हो गया था किसी का खून करने का, इसीलिए वो काफी सीरियस होकर जाने लगता है। लेकिन लैन घबरा जाती है कहीं ये सबको ना मार दे, इसलिए वो यान से कहती है अगर तुम इस तरीके के कारनामे करोगे तो फिर तुम्हारे सेक्टर को कोई भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और वो यान से कहती है कि तुम्हें मदद चाहिए ना, तुम्हें ढूंढना है ना कि तुम्हारे पेट्स को कौन लेके गया। मैं एक बंदे को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसलिए यान सीधा यहाँ पे निंजा अकेडमी गया हुआ था मेगाजॉर्ड से मिलने के लिए। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं इन नमूनों को जो कि उस सूरज के उगने का इंतजार कर रहे थे, जो हर कुछ सालों के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल रेडिएशन निकालता है। और इन्हें यकीन था कि इस रेडिएशन के साथ में ये लोग किसी को भी हरा सकते हैं, खासकर उन होप्स को। इसके बाद वो लोग कुछ कमीने लोगों को उनकी दुनिया में वापस भेज देंगे। यान की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग हल्फा और होप्स के बच्चों को देखते हैं जिनकी फटके चार हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारे मेगाजॉर्ड उड़ते हुए आ रहे थे। लेकिन तभी उनके सामने यहाँ पे अपना वाला मेगाजॉर्ड आ जाता है। ये सभी उसको देख के कहते हैं भ्राताश्री कि आपने अपना मस्तिष्क बना लिया है कि आप हमारे साथ कोर के पास वापस चलेंगे। मेगाजॉर्ड आगे से कहता है सपना अच्छा है लेकिन मेरे बिना ये पूरा होगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। इसमें नंबर 3 मेगाजॉर्ड से कहता है कि अब तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हो साला, मुझे तो तुम्हें परेशान करने का भी मन नहीं कर रहा। क्या तुम सच में हमें यहाँ पे मारना चाहते हो? सोच लो भिड़ने से पहले। मेगाजॉर्ड आगे से कहता है कंफर्म है कि मैं लड़ाई करना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शेल्टर के अंदर एक बंदा आगे बताता है कि लड़ाई होने वाली है, तो अंदर वाले कहते हैं कि इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसके बाद लोग प्रोजेक्टर ऑन करते हैं और वहाँ पे फाइट देखने लगते हैं। फाइट नहीं रुकनी चाहिए, वो पूरा एंजॉय करना है। इसमें नंबर 3 कुछ ज्यादा ही जोरों से हंसने लगता है, जिसके बाद वो आगे से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये पांचों भाई आगे से ट्रांसफॉर्म होकर बड़े बड़े रोबोट्स के अंदर बदल जाते हैं। और ये सभी यहाँ पे मेगाजॉर्ड से कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम हम सभी को एक साथ हरा भी सकते हो? पे नंबर 3 मेगाजॉर्ड से कहता है कि मेरे दिल के अंदर भाई तुम पीस ऑफ शिट हो, यानी कि 2 कौड़ी की औकात है मेरे दिल के अंदर तुम्हारे लिए। मेगाजॉर्ड यहाँ पे कंफर्म जानना चाहता था कि इन लोगों ने यहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के पेट्स को चुराया है नहीं, इसलिए वो इनसे ये सवाल पूछता है। नंबर 3 आगे से कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर उनको मैंने ना चुराया हो, एक रियल मैन कभी भी चीजें एक्सप्लेन नहीं करता है। इससे मेगाजॉर्ड को समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने उनके ऊपर हाथ नहीं मारा है, लेकिन ये हरामी मानुस है। और ये यान से कहता है कि इन सालों ने ही तुम्हारे पेट्स को चुराया है, मार दो इन्हें, साले ये कराम चोर हैं। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जिसके हाथों में मॉर्फिन था और इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही थी, गुस्सा क्या घिन आ रही थी इसे। लेकिन हम इन पांचों को देखते हैं, इन पांचों के ऊपर मुस्कान थी, ये काफी ज्यादा खुश थे कि यान इनके मॉर्फिन का यूज कर रहा है। फिर इसके बाद यान मॉर्फिन यूज करता है और आगे से कहता है लेट्स गो मॉर्फिन टाइम, जस्ट लाइक पावर रेंजर्स। इसके बाद ये मेगाजॉर्ड के अंदर आ जाता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि मेगाजॉर्ड आगे से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। नंबर 3 आगे से कहता है ये क्या हो रहा है अभी, मुझे कुछ अजीब सा क्यों फील हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि मेगाजॉर्ड जब आगे से ट्रांसफॉर्म होता है तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, साथ में लुक वाइज भी काफी ज्यादा कूल लग रहा था। अब मैं यहाँ पे एक चीज से श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे मेगाजॉर्ड का जो रंग रूप बदला है वो यान की वजह से बदला है या फिर इसने अपने फुल पोटेंशियल को यहाँ पे अनलॉक किया है। खैर जो भी हो, लेकिन हम लोग पावर रेंजर्स को देखते हैं तो इन लोगों की होश उड़ गए थे मेगाजॉर्ड को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख के। ऊपर से इसके पास तो पंख भी थे। खैर ये सभी मेगाजॉर्ड भी आगे से हैरान होते हुए कहते हैं कि ये हमारा ही भ्राताश्री है ना, ये हमें कुचल तो नहीं देगा। वहीं मेगाजॉर्ड ने घूर घूर के देख रहा था और आगे से कहता है लो सालो आइयो जरा इधर, बताता हूँ कौन है तुम्हारा बड़ा भाई। इधर हम लोग स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें मजा आ रहा था कि यान यहाँ पे मेगा को ड्राइव कर रहा है। वहीं पे यान मेगाजॉर्ड को जब अंदर से देखता है तो कहता है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा ही एडवांस है। वहीं पे ये दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं, ये कहते हैं कि साला जब हम इसे ड्राइव करते हैं ये कभी भी इस तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, हम क्या कीड़े हैं क्या? हम लोग नंबर 3 को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि भले इसके पास इसकी स्ट्रेंथ आ गई है लेकिन ये फिर भी हमें हरा नहीं सकता है, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए काफी ज्यादा शुभ है। सोलर न्यूक्लियर फ्यूजन रेडिएशन की वजह से आज हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन भाई साहब जब ये बातें पेली रहे थे उसी टाइम पे मेगाजॉर्ड इनके पीठ के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है। इससे ये धरती को तो चीरते हुए जाते हैं और सीधा जाके चांद में घुस जाते हैं और चांद की दूसरी तरफ से निकल के सीधा मार्स में टकराते हैं। इस पे सभी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये मार देंगे भाई हमें जिंदा, अब हमारी बीवियां करवा चौथ का व्रत कैसे रखेंगी। हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो यान की तरफ देखता है तो यान उसे छोटी सी स्वॉर्ड देता है, लेकिन जब मेगाजॉर्ड इसका इस्तेमाल करता है तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है और मेगाजॉर्ड इसे सीधा चांद के अंदर फेंक के मारता है, जिससे चांद एक पिन बॉल की तरह बन जाता है जो सीधा जाके मार्स के अंदर घुस जाता है। मेगाजॉर्ड ने यहाँ पे नंबर 3 को मार्स के ऊपर मार कर दिया है कि तू यहाँ से नहीं हिलना चाहिए। वहीं पे ऑडियंस आगे चिल्लाते हुए कहती है कि हम तो यहाँ पे मरना नहीं चाहते, इलॉन मस्क भी नहीं जाएगा मार्स, शेल्टर लिया है, कम से कम यहाँ तो जिंदा छोड़ दो साला तुम लोग। ये सभी आगे से निराश होकर कहते हैं कि दुनिया का अंत निकट तो नहीं है। हम लोग नंबर 2 को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि तुम्हें जिंदा करने की जरूरत नहीं है, आज के दिन हमारे लिए शुभ है, तो फिर आज हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। लेकिन उसी टाइम मेगाजॉर्ड पलक झपकते ही इसके पास आ जाता है, जिसके बाद हमें इनकी हाइट के बारे में बताया जाता है। नीला वाला अपना 10,000 मीटर्स का है, वहीं पे मेगाजॉर्ड 20,000 मीटर्स का है, यानी कि दुगुना। नंबर 2 भी यही सोच रहा था कि इतनी दूरी एक सेकंड के अंदर कोई भी तय नहीं कर सकता है, वो भी बिना आवाज निकाले। हम लोग लैन को देखते हैं जो आगे से कहते हैं कर सकता है भाई, कर सकता है। इसके बाद नंबर 2 मेगाजॉर्ड के मुंह के ऊपर पूरी जान लगा के एक जोरदार घुसा मारता
मारता है, लेकिन मेगाजॉर्ड को एक खरोच तक नहीं आई। और नंबर 2 से कहता है इतना ही दम है क्या, थोड़ा और जोर से मारो। इसे नंबर 2 की फटी वो आगे से भाई मन में गाली दे रहा था, धड़ाधड़ गाली दे रहा था। फिर इसके बाद नंबर 5 यहाँ पे मेगाजॉर्ड के ऊपर अटैक करता है और उसे काफी दूर पीछे खसका देता है। और वो नंबर 2 से कहता है कि तुम खड़े क्यों हो गए, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं। तो नंबर 2 आगे से बताता है डर के मारे पैंट गीली हो गई थी, हिल नहीं पा रहा था मैं। तो नंबर 5 उसे कहता है कि याद रखो कि नंबर 3 के साथ क्या हुआ था। इस पे नंबर 2 आगे से कहता है अच्छे से याद है। खैर जब ये सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे, उसी टाइम में नंबर 4 लोगों से कहती है बड़े भाई की तरफ देखो, वो कुछ करने वाले हैं। इनकी पर्सनालिटी से पता चलता है कि आज ये महासंग्राम करके ही रहेंगे। तो फिर हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो अपने पास से निकाल लेता है वेपन, वो भी कोई ऐरा गैरा नहीं, इमॉर्टल ग्रेड का वेपन। इसलिए नंबर 5 यहाँ पे नंबर 6 से कहता है कि भाई कुछ करो भाई। तो नंबर 6 उड़ते हुए जाता है और ऊपर से एब्सोल्यूट फायर बैरियर बना लेता है जो एक डिफेंस है। और इस डिफेंस की वजह से हम लोग देखते हैं कि एक साइड पे काफी ज्यादा धमाका हो गया था, यानी कि चांद की रोशनी के बराबर, ऐसे सूरज उगता है बिल्कुल उस तरीके से। लेकिन हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही सीरियस था, इसीलिए वो आगे से इस्तेमाल करता है स्प्लिट आर्ट्स को। नंबर 2 आगे से हैरान होकर कहता है कि ये क्या चीज है। इसके बाद मेगाजॉर्ड जब उस मूव का इस्तेमाल करता है तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इनकी एब्सोल्यूट डिफेंस को भी तोड़ देता है और ये बेचारे अपना रंग छोड़ देते हैं। नंबर 2 आगे से कहता है कि ये कैसी पावर है भाई, ये तो इसका फ्यूजन पावर कैनन मूव ही नहीं है। हम लोग धमाके की पावर देखते हैं तो ये लोग भी अंधे हो गए थे, साथ ही में ये बेचारे तो क्रॉस उठा लेते हैं। ये कहते हुए जीसस एक और बार बचा लो बस, और कुछ नहीं मांगेंगे हम लोग इन मेगाजॉर्ड्स को देखते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों की तरह हवा में गायब हो जाते हैं। और साथ में पृथ्वी के ऊपर इतना ज्यादा फोर्स रिलीज हुआ कि भूकंप फैल जाता है, ऐसे कि किसी ने यहाँ पे एक्सप्लोजन ब्लास्ट किया हो। मेगाजॉर्ड तबाही मचाने के बाद खड़ा ही था कि उसी टाइम पे कोर उसके पास आता है, उसे पूछता है कि ये तुम्हारा नया होस्ट है क्या। तो मेगाजॉर्ड आगे से कहता है कि हाँ है, और अब से मैं इसी का ही कहना मानूंगा। तो कोर उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ये वाला मेरा मूव झेल जाओ, तो फिर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। इसके बाद कोर जब अपने मूव को परफॉर्म करना शुरू करता है तो हम देखते हैं कि ये पांचों मेगाजॉर्ड्स उड़ते हुए एक साथ आते हैं और ये सभी कोर के साथ फ्यूज हो जाते हैं। और जब ये पांचों एक साथ कोर के साथ फ्यूज होते हैं तो ये बहुत बड़े मिमी ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसको देख के ये सभी आगे से कहते हैं कि हम लोग तो इस दुनिया के विलन ही नहीं है, हमें तो दुबई जाना है ना। तो फिर मेगाजॉर्ड यान से कहता है कि मुझे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। यान उसे कहता है अच्छा, और ये बेचारा अंदर चाय बना रहा था मेगाजॉर्ड के अंदर। वहीं पे ये तीनों आगे से कहते हैं मास्टर बदल रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद यान मेगाजॉर्ड को एनर्जी देता है जो उसे चाहिए था। इसके बाद वो भी आगे से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो सभी कोर के साथ फ्यूज होने के बाद एक बहुत बड़े फिनिक्स या फिर चील के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए थे, जो कि दुनिया के सामने बिल्कुल इतना बड़ा है। और उसी के बगल में हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होकर पूरी तरीके से एक ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वो भी लंबा वाला। पता नहीं, इसको देख के मुझे पोकेमॉन का कोई कैरेक्टर याद आ रहा है। फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और कहते हैं कि कौन जीतेगा। लेकिन हम लोग यान के मेगाजॉर्ड ड्रैगन को देखते हैं जो कि आगे से कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ये आगे से चीखते हुए कहते हैं ओ माय गॉड, ये क्या देख रहा हूँ मैं। हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं और इसे बड़ा मजा आ रहा था। इसके पास वो एनर्जी थी जो ये दिन भर चला सकता है और मेगाजॉर्ड को फील हो रहा था कि वो इनविंसिबल है। वो इन बाजों की फटी पड़ी थी कि ये क्या चीज है भाई, इतनी एनर्जी आ कहां से रही है। यान मेगाजॉर्ड से कहता है धीरे धीरे आराम से, तुम्हारे ही भाई हैं, तुम उनका वध कर दोगे। मेगाजॉर्ड आगे से कहता है पता है जान से नहीं मारूंगा, बस आधमरा कर दूंगा। फिर ये पांचों कोर से कहते हैं कोर दादा कुछ तो करो, नहीं हमारी चटनी बन जाएगी। फिर इसके बाद लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि आगे से उसी मूव का इस्तेमाल करता है जो कि दुनिया के अंदर काफी ज्यादा फेमस है, द ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, वो भी कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे। इसके बाद हम लोग कोर और पांचों मेगाजॉर्ड्स को देखते हैं जो कि आगे से फ्यूजन कैनन का इस्तेमाल करते हैं विद रेडिएशन। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, ये कहते हुए कि अलविदा ना कहना दोस्त, अलविदा ना कहना। वहीं पे इन सभी की भी फटी पड़ी थी कि बचेंगे या नहीं बचेंगे। फिर इसके बाद दोनों महामनुष्य आगे से अपनी अपनी बीम छोड़ते हैं और ये दोनों बीम जब आपस में टकराती हैं तो आधी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है। सभी बेचारे अपना रंग छोड़ देते हैं। हम लोग आर्कटिक को देखते हैं जो कि सूख के रेगिस्तान में बदल जाता है। एंटार्क्टिका की सारी बर्फ पिघलने के बाद सी लेवल कुछ ज्यादा ही हद तक बढ़ गया और पूरी सिटी को ही पानी से लबालब कर दिया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो समय के साथ साथ नया आइस एज आ जाएगा। ये आगे से कहते हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ भाई, मुझे भी मार दो। फिर इसके बाद हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि ड्रैगन से अब सांप बन चुका था, जो अब धीरे धीरे करके कोर विद द 5 मेगाजॉर्ड्स को जकाड़ने लगा था। तो कोर जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है तो मेगाजॉर्ड उसके ऊपर ड्रैगन की ट्रांसफॉर्मेशन से धड़ाधड़ गोलियां दे मारता है। ये सभी गोलियां पता नहीं किन किन प्लैनेट्स को छोड़ती हैं और सीधा अर्थ पे जा लगती हैं। इसके बाद अगला सीन मार्स का होता है, तो ये लोग मार्स के ऊपर लड़ रहे थे, वो भी धड़ाम धुड़ूम करते हुए। रिपोर्टर आगे से चीखते हुए कहता है कि ये क्या है, साला ये इतनी ज्यादा स्पीड से लड़ रहे हैं कि मुझे यहाँ पे मेकायो को सीधा RTX 5090 के साथ जोड़ना पड़ रहा है, तब ये जाके ये सब कुछ रिकॉर्ड कर पा रहा है। खैर हम इन दोनों को मार्स पे देखते हैं जहाँ पे ये तबाही मचा रहे थे और वहाँ पे तबाही मचाने के बाद ये लोग सैटर्न पे आ जाते हैं और सैटर्न पे तबाही मचाने के बाद ये सीधा यूरेनस के ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद नेपट्यून, जिसके बाद ब्लू जायंट से होते हुए मिल्की वे में घुस जाते हैं। हम लोग एलियंस को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं ये हरामी
ही कौन है, साला अर्थ को छोड़ के हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने आए हैं, मैं कभी भी अर्थ नहीं जाऊंगा अब। और ये सब कुछ देख के डिप्रेशन में जा चुके थे, ये सीधा नस काटेंगे घर पे जाके। करेंट मूव्स को जैसे ही पता चलता है कि वो लोग गैलेक्सी के भी बाहर जा चुके हैं, इसके बाद हम लोग आउट ऑफ द गैलेक्सी का सीन देखते हैं जहाँ पे तबाही लगी हुई थी पूरी तरीके से। भाई अंधाधुन गोला बारूद बरस रहा था। हम लोग कोर विद द 5 मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि आगे से दोबारा ट्रांसफॉर्म होता है और एक बहुत बड़ी मेगा कैनन गन के अंदर बदल जाता है, जिसके बाद वो अपने अंदर से मिसाइलें, गोला बारूद जो भी था उन सभी को लॉन्च करता है, जो सीधा जाके मेगाजॉर्ड को जा हिट होती है। जिसके बाद वो आगे से कार्डिनल फोरलॉक कैनन का यूज करता है जो कि मेगाजॉर्ड के बगल से होते हुए जा निकलती है। जिसके बाद मेगाजॉर्ड भी आगे से दोबारा डिफॉर्म होता है और आगे से इमोर्टल आर्ट्स का यूज करते हुए इनहाइलेशन एरो बाहर निकाल लेता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ से इमेज गायब हो जाती है, यानी कि वीडियो रुक गई। इस पे ऑडियंस आगे से चीखते हुए कहते हैं, सालो इमेज कहाँ गई, बता दो नहीं गोली मार दूंगा, असला बारूद मेरा कहाँ है, इतने ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पे तुम कैसे साला लाइन काट सकते हो। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये लाइन काटने वाला और कोई नहीं अपना अल्फा ही था और ये सब कुछ ये लोग मिलजुल के कर रहे थे और इन लोगों ने रिपोर्टर को भी नीचे दबा लिया था। वो भी बचे कुछ लोग मेकाई को भी पकड़ रहे थे कि तू किधर जा रहा है, तू हमारा इंश्योरेंस है। और ये सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। जिसके बाद लोग धड़ाधड़ अपने प्लान को और ज्यादा एग्जीक्यूट करते हैं। इनका प्लान जानते हो क्या था? बच्चों को किडनैप करना। ये काले लिबास वाले लौंडे एक एक घर के अंदर जाते हैं और वहां से बच्चों को किडनैप करके लेके जाते हैं। माँ पूछती है कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को, तो ये आगे से जवाब देते हैं अच्छी जगह पे ले जा रहे हैं, परवरिश अच्छी होगी इसकी। और ये लोग गली गली से हर एक बच्चा उठा के लेके जा रहे हैं। वहीं पे वो लड़का इन लोगों का एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा था। इन लोगों से कहता है अब से तुम लोग यहाँ पे वैम्पायर एकेडमी का हिस्सा हो, जी जान लगा देना, अच्छे से पढ़ाई करना। और वो इनके एडमिशन फॉर्म के ऊपर अंगूठा भी ले लेता है। ये कहते हैं थप्पा मार के जाओ। इसके बाद हम लोग अलायंस को देखते हैं जहाँ पे असिस्टेंट आगे से बताता है कि साला हमारी दुनिया के बच्चे किडनैप हो रहे हैं, आपको पता भी है। प्रेसिडेंट आगे से पूछता है कि किडनैप करने वाले दिखने में कैसे लगते हैं, तो वो आगे से बताता है कि वो सभी बिल्कुल दिखने में एक ही जैसे हैं, काले कपड़े पहनते हैं, सनग्लासेस लगाते हैं, वो भी रात में भी। इससे प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि ये सभी होप्स हैं। इसके बाद अगला सीन वाई सिटी का होता है जहाँ पे हम लोग अल्फा को देखते हैं और ये दोबारा आगे से वही टॉनिक पीता है जो कुछ टाइम के लिए इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और इसके सामने एस्ट्रोमैन खड़ा था। एस्ट्रोमैन अल्फा से कहता है बधाई हो भाई, तुम दिखने में विलेन लगते हो और ये तुम्हारी खुश नसीबी है कि तुम मेरे हाथों पिटने वाले हो। अच्छा हुआ तुम इमॉर्टल एकेडमी नहीं गए, नहीं तो वहां से जिंदा भी वापस ना आते। वहीं पे जो बचे कुछ बॉडीगार्ड्स थे वो निंजा एकेडमी के पास चले गए थे। रेड रेंजर आगे से कहता है कि बिना मेगाजॉर्ड के भी हम लोग तुम्हें आसानी के साथ हरा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अल्फा के चेले को देखते हैं और वो दूसरे चेले से कहता है कि सौरभ से बच के रहना, ये काफी ज्यादा गुस्से वाली है, अगर इसकी शादी हो गई पता नहीं इसके पति का क्या होगा, हर दिन इसके यहाँ तो पिटेगा ही पिटेगा। वहीं पे लड़ने लोगों से पूछते हैं कि मुझसे ये मत कहना कि तुम लोगों ने ही इमॉर्टल एकेडमी के पेट्स को चुराया है, नहीं तो मैं चाह के भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद हम लोग हीरो अलायंस को देखते हैं और यहाँ पे प्रेशर का माहौल था। असिस्टेंट आगे से बताता है कि दुनिया के लगभग बच्चे किडनैप हो चुके हैं और सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक है। कैप्टन हीरो सभी भी लड़ाई कर रहे हैं और वो सभी बिजी हैं इतने टाइम पे। हम लोग इस बंदे को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि इस बार क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी की चिंता है, हमें क्वांटिटी चाहिए, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बच्चे चुरा के लाओ, लंगड़े लूले अंधे बहरे जैसे भी हो सब ले आओ। प्रेसिडेंट आगे से चीखते हुए कहता है कि बाकी प्रोफेशनल हीरोज कहाँ पे हैं, कहाँ पे वो जिंदा रह रहे हैं, तुम्हें पता भी है हो फैमिली के सामने हम लोग आधे के आधे हैं, साला उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। असिस्टेंट आगे से बताता है कि इमॉर्टल एकेडमी के जो पेट्स मिसिंग हुए हैं उस वजह से स्टील बिटल ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया है, ये कहते हुए कि मैं बाहर नहीं जाने वाला। इस पे प्रेसिडेंट आगे से चीखते हुए कहता है कि उनसे कहता हूँ कि वो तुरंत दरवाजा तोड़ के बाहर आए, इससे पहले कि मैं उन्हें घसीट के लाऊं। अगर वो आके फाइट नहीं करेंगे तो फिर मैं उन्हें यहाँ पे एक भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। साला उन्हें पालने से अच्छा मैं यहाँ पे 2-3 सुअर पाल लेता, वो ज्यादा बेहतर रहते। इधर ये लड़की इस लड़के से कहती है कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, कहीं हीरो से रिवेंज लेने तो नहीं आ जाएंगे, उनके पास भी कुछ ज्यादा ही लोग हैं। इस पे लड़का आगे से कहता है कि चिंता ना करो, जो खुद को अंदर बंद किए हैं वो चाह के भी बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इस लड़के ने प्लान शुरू करने से पहले ही अपने लोंडो को भिजवा के वहाँ पे उनके दरवाजे के ऊपर डबल लॉक लगवा दिया था। अंदर से हीरो चिल्लाते हुए कौन है बे दरवाजा बंद कर रहा है, कौन है? इस पे ये लोग आगे से कहते हैं चिंता ना करो, हम लोग पिज्जा डिलीवर कर देंगे, तुम आराम से अंदर हो, खाओ पियो, अभी बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये लड़की आगे से कहती है दैट्स रियली चीप मगर बढ़िया है। और लड़की दोबारा पूछती है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, क्या हुआ अगर उन लोगों ने दरवाजा और लॉक तोड़ दिया? तो ये बंदा डबल तैयारी करके बैठा था, प्रोफेसर से आगे है ये प्लान बनाने के मामले में। इसने पहले ही लॉक्स के ऊपर पॉइजन लगा दिया है, अगर वो दरवाजा तोड़ भी दे तो भी उनके पैरों के अंदर पॉइजन घुसेगा और वो कुछ दिनों के लिए शांत रहेंगे। इसके बाद अगला सीन हीरो अलायंस का होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट आगे से चिल्लाते हुए कहता है कहाँ है मेरे सारे हीरोज? असिस्टेंट आगे से कहता है कि वो भी घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग इस लड़के को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि सारा काम हो चुका है, अब समय आ चुका है सेकंड प्लान को एग्जीक्यूट करने का, वह चारों अकेडमीज के ऊपर एक एक करके हमला करना। लेकिन उसी टाइम पे स्क्वाड लीडर सीधा उस बंदे के ऊपर अटैक करता है जिससे सीधा जमीन में जा घुसता है, लेकिन स्टाइल मारते हुए खड़ा भी हो जाता है। टाइगर श्रॉफ है क्या? फिर ये इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन सी अकेडमी से हो, तो ये आगे से बताते हैं उसी अकेडमी
अकेडमी से जिसके बच्चे तूने किडनैप किए हैं बे। जिस पे ये बंदा आगे से कहता है कि चलो बढ़िया हुआ कि तुम लोग खुद यहाँ पे आ गए, हमें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि साउलो को आगे एक मैसेज देता है कि सभी अकेडमी से मैं यहाँ पे मदद के लिए अनाउंसमेंट किया है, और वो साउलो से पूछता है कि तुम मदद करने के लिए जाने वाली हो ना। तो साउलो आगे से इन्विटेशन को फाड़ देती है ये कहते हुए कि हम हीरोज नहीं है, वी आर कल्टिवेटर्स। और वो पीछे मुड़ के सभी लोगों से कहती है कि कान खोल के सुन लो मेरी बात, हम लोग यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे, भले चाहे धरती फट जाए, आसमान गीला हो जाए। जिन लोगों की हाई कल्टीवेशन है वो मेरे साथ रहे और जिनकी नहीं है वो भाग जाए यहाँ से। इस पे चंगू मंगू आगे से सैल्यूट करते हुए कहता है यस सर। वो बंदा साउलो से पूछता है कि तुम लोग करने क्या वाले हो। साउलो आगे से कहती है क्या करेंगे, अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे और क्या। ये लड़का इन लोगों की बेइज्जती करता है ये कहते हुए साले 18 के हो गए, अभी तक ग्रेजुएट नहीं हो पाए तुम, कितनी शर्म की बात है, हमारे वाले तो इतने समय फल फूल के मस्त घूम रहे हैं। वैसे तुम हमसे फाइट करना डिजर्व करते नहीं हो, लेकिन सम्मान की खातिर हम तुम्हारे लिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को भेज रहे हैं जो तुमसे लड़ने वाला है, जो कि अपनी ये लड़की मैजिक एकेडमी के स्कॉलर आगे से कहती है कि ये प्यारे लड़के ये हैं इन लोगों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। हम लोग निंजा लीडर को देखते हैं जो कि इस लड़की के ऊपर अटैक करता है ये कहते हुए कि हमें हल्के में ना लो, लेकिन वो लड़की इसके पेट के ऊपर एक ही घुसा मारती है और ये सीधा बिल्डिंग में जा घुसता है। और वो लड़का इन लोगों से कहता है कि हमें भी हल्के में ना लो। वहीं पे ये सभी लोग शौक कि ये क्या हुआ, ये तो एक झटके के अंदर हारा गया। खैर इसके बाद ये लड़की आगे से द फील्ड ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करती है और इनकी बॉडी के अंदर ब्लड को कंट्रोल करते हुए इनका हिलना डुलना, सांस लेना तक रोक देती है। ये सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारी बॉडी के साथ, हमारी धड़कनें क्यों रुकती जा रही हैं। बंदा आगे से समझाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर से लेके तुम्हारे खून बहने की फ्लो तक को कंट्रोल कर सकता है, ये सिर्फ पावर ऑफ लॉ का आधा है। इस तरफ असिस्टेंट प्रेसिडेंट को बताता है कि सारी अकेडमी हारी जा चुकी हैं सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर ही। प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि इन्हें पालने पोसने का क्या ही फायदा है, ये तो हमेशा एक झटके के अंदर हारे ही जाते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों ने यहाँ पे इनको हरा दिया था। जिसके बाद अगला नंबर हमारी इमॉर्टल अकेडमी का था। इस दिनों आगे से कहते हैं कि जैसे ही हम लोग इस अकेडमी को यहाँ पे निपटा देंगे तो फिर इन्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब ये लोग अंदर जाते हैं तो पूरी अकेडमी खाली थी, यहाँ पे कोई भी नहीं था। इन्हें ऐसा लगने लगता है कि इमॉर्टल अकेडमी के अंदर ज्यादातर सिर्फ कायर ही रहते हैं जो कि फाइट वाइट नहीं करते हैं। इधर हम इन चारों को देखते हैं जो कि गए कहीं नहीं थे, ये अकेडमी के अंदर ही थे। मैंने बताया था ना कि इन लोगों की छत आसमान में उड़ती है, तो ये लोग ऊपर थे। इसके बाद हम लोग मैंग को देखते हैं जो कि अपने प्याले को तोड़ती है तो उसे पानी निकलता है और वो उस पानी को बुलेट्स की तरह कंट्रोल करते हुए उस बंदे के कान के ऊपर अटैक करती है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बंदे का कान ही कट जाता है। और मैंग ने इसके ऊपर अटैक जानते हो कितनी दूरी से किया है, 60 लाख किलोमीटर दूर से। इससे भी लोग अपने दोस्त से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ भाई, तुम्हारे कान से अचानक से खून क्यों बहने लगा। इधर लाइनमैन आगे से कहता है यार तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। इधर मैंग उन लोगों से कहती है कि ये सिर्फ वार्निंग थी, कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना भी नहीं तो दरवाजा तोड़ के मुंह पे मार देंगे। सिर्फ तुम ही नहीं हो जो कि यहाँ पे सिर्फ लॉ ऑफ पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ये सभी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो स्नीक अटैक है भाई, सीना चौड़ा करके सामने से हमला करो ना। फिर ये बंदा अपनी बॉडी को दोबारा रिकवर कर लेता है। इस मांगा के अंदर कुछ भी होता है एज यू नो यार, ये मरेंगे क्या नहीं। खैर इन बच्चों को यही लगता है कि वो लोग अभी भी यहाँ से दूर से स्नीक अटैक कर रहे हैं या फिर यहाँ पे कोई ट्रैप व्रैप लगा हुआ है। बच्चों वो तुम्हारे ऊपर है, ऊपर नीचे ना घूरो। खैर इसके बाद लोंडा कैसे चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो फिर सामने आके फाइट करो एकदम फेयरली। इस पे जियो उसके ऊपर दोबारा स्नीक अटैक करता है और उसके मुंह के ऊपर लात मार के कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। जिससे ये बंदा उड़ते हुए बिल्डिंग में जा घुसता है। ये दोबारा से चिल्लाते हुए कहते हैं स्नीक अटैक है साले, ये शर्म कर। जियो आगे से इन्हें ताना मार ही रहा था, उसी टाइम पे एक लड़की इसके सामने आ जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसने जल्दीबाजी में आग के ऊपर कदम रख दिया है। लेकिन वो लड़की जियो के ऊपर अटैक कर पाती है कि उससे पहले वहाँ पे साउलू आती है जो उसे हैंडल कर लेती है। खैर उसके बाद ब्लड को मैनिपुलेट करने वाली लड़की आगे बढ़ती है और उनके ब्लड को मैनिपुलेट कर पाती है कि इससे पहले ही मैंग इसके हाथों के ऊपर पानी से अटैक करती है, जिससे ये भी उस लड़के के साथ उस बिल्डिंग में जा घुसती है। मैंग उन लोगों से कहती है कि तुम लोग गलत जगह पे आ चुके हो, ऐसा लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते हो। खैर वो लड़की बिल्डिंग के पास पहुंचते हुए सबसे पहले उस लड़के को बाहर निकालती है और वो लड़का इन लोगों से कहता है मुझे लगा था कि तुम लोग इतने भी बेहतर नहीं होगे, लेकिन तुम बाकी के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जिनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे निंजा लीडर और स्क्वाड लीडर के बराबर की है, यानी कि जिया और लैनबिन। और मैंग और साउलो के बारे में पता है कि वो दोनों बेस्ट हैं क्लास के अंदर। जिया आगे से कहता है मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पे निंजा अकेडमी के लीडर के बराबर है, लेकिन तुमसे किसने कहा भाई कि इमॉर्टल अकेडमी यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ के भरोसे रहती है। यहाँ पे ऐसे कई सारे तालिस्मा हैं जो बॉडी को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग साउलो को देखते हैं जो कि एक पट्टी निकालती है और अपनी आंखों पे बांध के आगे बढ़ने लगती है। लैनबिन आगे से कहता है बहन तुम क्या करने वाली हो। इसके बाद हम लोग ऑडियंस को देखते हैं और ऑडियंस आगे से बताती है कि इमॉर्टल अकेडमी यहाँ पे अब उन बच्चों को वापस लेने जा रही है जो कि किडनैप हुए थे। जिस पे लोग आगे से कहते हैं चुप रहो यार, हम लोग को यहाँ पे चुपचाप फाइट देखनी है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये कैमरा वैमरा लेके आ चुके थे, क्योंकि दुनिया के अंदर हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमेशा जानना होता है कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, भले वो चीज जिनकी बुंड फाड़ दे। हम इनकी फाइट को देखते हैं तो वो बिल्डिंग के ऊपर ही हो रही थी। एक बंदा लैंडमिन के ऊपर घुसा मारता है तो वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन जिया उसे सपोर्ट करता है और ऊपर उछालता है तो वो उसके मुंह के ऊपर जाके दोबारा घुसा मारता है। इसी बीच हम लोग साउलो को
देखते हैं जो नीचे गिरने लगती है, तो लैनमिन उसे पकड़ता है और उसे सपोर्ट दे के ऊपर फेंक देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें सबसे पहले चीज वही करनी है जिसके लिए तुम यहाँ पे आई हो। तो साउलो जैसे ही ऊपर जाती है तो वो ऊपर जाके फैटल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। जैसे ये तीनों हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या चीज है भाई, फैटल फॉर्मेशन ये क्या है। इस फैटल फॉर्मेशन को हम लोगों ने पहले भी देखा था, आसमान से सीधा शॉट की बरसात होती है जो कि इन लोगों को जा घुसती है। ये चारों के चारों ही बेहद घायल हो जाते हैं। ये आगे से चीखते हुए बस यही कहते हैं कि कैसी पावर है यार साला, जब देखो तब नया नया चीजें निकाल रहे हो, कुछ नया निकालो ना। ये तीनों भी आगे से यही कहते हैं कि हमने ये फॉर्मेशन पहले देखी है लेकिन दूसरी बार देखने हैं तो मजा आ रहा है क्योंकि हम नहीं है उस फॉर्मेशन के अंदर। वहीं पे इमॉर्टल एकेडमी को इस तरीके से परफॉर्म करता हुआ देख के ऑडियंस को यकीन हो जाता है कि इमॉर्टल क्लास काफी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, या ताकि ये लोग हर महीने और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इधर जियाओ इन लोगों से कहता है कि ये की ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की अरे फॉर्मेशन है साला, तुम लोग सिटी से बाहर भी चले जाओ तो भी नहीं भाग सकते। ये आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग भी अपने टीचर्स की तरह ही पूरी तरीके से सेमलेस हो, और ये ज्ञान को यहाँ पे अभद्र शब्दों से बुलाने लगता है। तो साउलो को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो आगे से निकालती है ब्रह्मास्त्र और वो आगे से की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि माँ कसम अगर इसने तुम्हारी बोलती नहीं बंद की तो फिर मैं खुद तुम्हारा सुई से मुंह सील दूंगी। इस पे ये बंदा आगे से कहता है कि मैंने कब कुछ कहा भाई, मैं नहीं बोल रहा था, वो मेरी आत्मा थी जो शरीर छोड़ के जा चुकी है ये टेक्निक देखने के बाद में। हम इस चश्मिश को भी देखते हैं जो आगे से कहता है मम्मी आपकी बहुत याद आती है। इसके बाद साउलो उन लोगों की तरफ ब्रह्मास्त्र को छोड़ देती है, तो ये सभी यहाँ से भागते हुए कहते हैं भागो नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद वो उन दोनों लड़कों के ऊपर लात और घोंसा मार के उन्हें इस धमाके के रेडियस से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो खुद उस धमाके की चपेट में आ जाती है और गायब हो जाती है। वो बंदा जैसे इस धमाके की तरफ देखता है तो इसकी चीख निकल जाती है और इसकी जबान हिलते हुए कहती है कि ये साले सच में स्टूडेंट भी हैं, ये पक्का स्टूडेंट है ना, क्योंकि ये धमाका कुछ ज्यादा ही बड़ा था, आतिशबाजी के मजे आ रहे हैं। हम चश्मिश को भी देखते हैं जो आगे से कहता है मम्मी मुझे दोबारा तुम्हारी याद आ रही है। जियो आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उन लोगों ने एक को तो चपेट में ले लिया, लेकिन साउलो ये देख के हैरान हो जाती है कि वो लड़की जो उसकी आंखों के सामने मरी थी वो साला हवा में ही दोबारा रीजनरेट होने लगती है। ये सभी लोग आगे से हैरान होकर कहते हैं कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है बे साला, मुझे भी चाहिए। वहीं पे जो लोग इस धमाके की चपेट में आके मरे थे वो दोबारा भी ठीक हो जाते हैं, सिर्फ इन्हें दर्द ही महसूस होता है। और ये आगे से कहते हैं कि हम सभी लोग इमॉर्टल हैं। हम लोगों को पता चलता है कि इस लड़की जिसका नाम मिस्टर 7 है, आई डोंट नो व्हाई मिस्टर क्यों है यहाँ पे, बट जो भी हो इसकी रिकवरी स्पीड इन लोगों से कई गुना ज्यादा है, नहीं तो इन लोगों को यहाँ पे रिकवर होने में हफ्तों लग जाते हैं क्योंकि धमाका ही इतना बड़ा था भी। ये उन लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा है लेकिन अब समय आ चुका है सब चीजें खत्म करने का। इसके बाद लड़की तेजी के साथ आगे बढ़ती है साउलो के ऊपर अटैक करने को, लेकिन साउलो इसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेती है। इसके बाद ये दोनों खेलते हैं पकड़ा पकड़ी पूरी सिटी के अंदर, कोई उसके ऊपर अटैक करता तो वो उसे डॉज करता, कोई उसके ऊपर अटैक करता तो उसे डॉज करता। ये लोग आगे से ऐसे देखते हुए कहते हैं वाह भाई वाह, हमें चूहे बिल्ली की लड़ाई देखने को मिल रही है। हम देखते हैं कि इनकी कन्वर्सेशन बस यही कहती है कि तुम उनसे स्ट्रांग हो, तुम उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम हमारे सामने नहीं टिक सकती हो बस। और साउलो यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा डिम्पल रही थी, यानी कि वो हार रही थी। लैनमिन आगे से कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी यहाँ पे क्लास मॉनिटर है। इस पे ये लड़का आगे से बत्ती से दिखाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी क्लास मॉनिटर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, वो इतने समय फाइट करने में भी स्ट्रगल कर रही होगी। हमारी साउली हम चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, याद कि उसके पास तो लॉ ऑफ पावर भी है, वो भी आधी। लेकिन तभी उसको धमाके की आवाज आती है और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि साउलू ने मेंग ने काफी इजीली उनके साउली को हरा दिया था। इसके बाद वो सभी लोग मेंग की तरफ मुड़ के देखते हैं तो मेंग आगे से फ्लेक्स कर रही थी, आई शुड कीप दिस फोटो इन थंबनेल, इट विल मेक्स थंबनेल वे बेटर। इसके बाद हमें ये सेक्सी कवर पेज दिखाया जाता है और मैं ये चीज तुम्हें सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो द मैन ऑफ कल्चर। खैर ये दोनों आगे से चीखते हुए कहते हैं कि यार तुम्हारी पावर ऑफ लॉ कहाँ गई भाई, तुम कैसे इनका ब्लड कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसका नाम नंबर 6 है और ये आगे से कहती है मुझे नहीं पता लेकिन मैं इसके ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, इसका ब्लड ही फ्लो नहीं हो रहा, यानी कि खून ही नहीं चल रहा है, नसों में खून नहीं दौड़ रहा है मेंग के। और नंबर 6 हैरान होते हुए कहती है कि ये इंसान भी है। ये तीनों आगे से कहते हैं कि यार सॉर्ड कल्टीवेटर क्या इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या, हमें भी यहाँ पे एक सॉर्ड कल्टीवेटर चाहिए अपने क्लैन के अंदर। इसके बाद हम लोग मेंग को देखते हैं जो इतने समय कुछ ज्यादा ही सीरियस थी और वो धड़ाक से इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। खैर नंबर 7 सीधा आके मेंग के सामने खड़ी हो जाती है, ये कहते हुए देखते हैं कि तुम किस तरीके के सॉर्ड कल्टीवेटर हो। लेकिन मेंग इतने समय कुछ ज्यादा ही ओवर पावर थी और वो इन लोगों के ऊपर धड़ाम से स्लैश मारते हुए इन्हें काट के रख देती है। ये सभी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, हम हिल भी नहीं पा रहे, कौन हमें ये शॉट मार के जा रहा है गुद्दी पे। मेंग की स्पीड इतने समय कुछ ज्यादा ही थी। खैर इसके बाद हम लोग नंबर 6 को देखते हैं जो कि मेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। वहीं पे 7 ने भी एक साथ अटैक किया था लेकिन मेंग उन दोनों को ही इजीली हैंडल कर लेती है। इसके बाद वो 7 का मुंह पकड़ती है और उसे घुमा के पीछे फेंकती है। वहीं पे 6 के लिए वो बस अपनी शॉट को घुमाती है और वो धड़धड़ाते हुए जमीन में जा घुसती है। उसी टाइम पे ये लड़का यहाँ पे इसका नाम मिस्टर 5 है, वो मेंग के ऊपर किक मारने की कोशिश करता है लेकिन मेंग उसके अटैक को काफी इजीली ही डॉज कर लेती है। इसको देख के नंबर 5 आगे से कहता है कि ये कैसे लोग हैं भाई, आंखें बंद करके भी अटैक को डॉज कर ले रहे हैं, इंसान भी हैं ये। इसके बाद मेंग आगे से आखिरकार जाके शॉट का इस्तेमाल करती
रहती है और वो जब स्लैश मारती है तो इस नीले भाग के अंदर जितना भी एरिया आया है वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग है उनके कट के 2 हिस्से हो जाते हैं। साथ ही में इन तीनों के टकले भी, एक का हेयर स्टाइल गया, एक के बाल गए और एक की टोपी। सिटी के लगने तय ही थे तो इन लोगों को ज्यादा हैरानी नहीं होती। ये बस आगे से इतना ही कहते हैं कि इमॉर्टल कल्टीवेशन स्कूल वालों को दुनिया के घरों को डिस्ट्रॉय करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। इन पे कोई पाबंदी लगाओ, नहीं तो इंश्योरेंस टैक्स वैक्स लगाओ इन पे, नहीं ये हमारे घर को ऐसे ही डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग नंबर 6 को देखते हैं जो उड़ते हुए ऊपर जाती है और वो आगे से फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पे ब्लड मैनिपुलेशन के लिए। इससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये जिंदगी और मौत की लड़ाई हो चुकी है। फिर नंबर 5 मेंग से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरीके से जीत सकती हो? हम लोग इमॉर्टल्स हैं, भले ही तुम स्ट्रांग हो लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, हम लोग कभी मरेंगे ही नहीं। मेंग आगे से कहती है ऐसा है क्या? जिसके बाद वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है। ये लोग आगे से कहते हैं कहाँ गए यार, उसे ढूंढो। लेकिन हम लोग मेंग को देखते हैं जो कि स्पेस के ऑर्बिट में आ गई थी, धरती से कई किलोमीटर दूर, कई मतलब लाखों। वह पे सालू आगे से कहती है छुप जाओ रे, वो आगे से सॉर्ड इंटेंट रियलम का इस्तेमाल करने वाली है, अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। इसके बाद हम लोग मेंग को देखते हैं जो आगे से सॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करने वाली थी। वह पे ने समझ में आ जाता है कि कुछ भी हो जाए ये डेंजरस मूव है, भाग जाओ यहाँ से। इस पे ये तीनों तो अलग अलग दिशा में भागते हैं, लेकिन हम लोग नंबर 5 को देखते हैं जो कि सीधा जमीन में ही घुस जाता है केचुए की तरह। ये कहते हुए मैं हुआ भाई अंडरग्राउंड, मुझे नहीं आना बाहर। लेकिन मेंग जैसे ही अटैक करती है तो फिर उसे दिल के अंदर झटका महसूस होता है। हम लोग मेंग को देखते हैं जिसने कई सारे क्रिटिकल स्लैश मारे थे। ये स्लैश यान की तरह ही थे जो कि सबसे पहले स्पेस से ट्रैवल करते हुए धरती पे आते हैं, धरती के बाद सीधा इनके दिलों के ऊपर स्लैश मारते हैं, दिल से सेल, सेल से जीन चेन, जीन चेन से सब एटॉमिक लेवल, जिसके बाद टाइनी पार्टिकल्स, और अगले ही पेज में ये चारों के चारों वैनिस्ड, ये हवा में ही गायब हो गए, किसी को इनकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये दोनों आगे से कांपते हुए कहते हैं मायरे, ऐसा लगता है क्लास मॉनिटर से भी अब डर के रहना पड़ेगा। खैर इसके बाद मैं नीचे आती है और अपनी आंखों से पट्टी हटाती है और कहती है कि सब कुछ साफ हो गया, अब यहाँ पे कोई भी लड़ाई दंगा नहीं करेगा। ये दोनों तो अपने घुटनों पे आ जाते हैं और आगे से कांप ही रहे थे। वहीं पे सालू आगे से कहती है कैसी टेक्निक है भई, कौन ऐसे तरीके से मारता है कि साला लाश ही ना मिले। ये लोग आगे से हैरान हो ही रहे थे। इसके बीच हम लोग जादू को देखते हैं, तू साला यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पे कुछ तो लोग भागने की तैयारी कर लिए थे कि अब इस बोला पे नहीं रहना। हम लोग सालू को देखते हैं जो आगे से टेक्निक के बारे में बताती है, तो इन दोनों गधों को कुछ भी नहीं पता था। सालू इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि सालो कभी तो लाइब्रेरी आ जाया करो, दिन भर इधर उधर पड़े रहते हो, किसी दिन टीचर तुम्हारी चुतड़े छांट देगा झड़ी के जरिए। और वह लोगों को बताती है कि मेंग को जैसे ही ये टेक्निक मिली थी तो उसने लाइब्रेरी आके अगले ही दिन शॉर्ट ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था और सारी चीजें समझा दी थी। कर इसके बाद हम लोग होप को देखते हैं और उसे पता चल चुका था कि इसके बच्चे मारे जा चुके हैं, जिसके बाद ये अपने हाथ को खोलता है और आगे से अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें दोबारा रीजनरेट करने लगता है। वहीं पे इस आसमान के अंदर हलचल होने लगती है जिसको देख के मेंग हैरान हो जाती है। हमें पता चलता है कि जिस यहाँ पे सब एटॉमिक लेवल पे इन्हें यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया था वो दोबारा रीजनरेट होने लगते हैं, जिसके बाद इनकी जेनेटिक चेन भी रिकवर हो जाती है और अगले ही पैनल में ये दोबारा रीजनरेट होकर एकदम फुलटास बंदे बन जाते हैं। ये देख के आगे से कहते हैं कि साला ये कैसी आर्ट है भी, किसी को मारा वो यहाँ मर ही नहीं रहा, कैसा यूनिवर्स है ये। सबसे ज्यादा मेंग हैरान होती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसने यहाँ पे इन लोगों को सबएटॉमिक लेवल पे काटा है जहाँ से कोई भी जिंदा होके वापस नहीं आ सकता। बट एज यू नो होब इज होब, इस मानवा के अंदर कोई नहीं मरता। वो पे हम इन तीनों को देते हैं और इन तीनों के मन के अंदर बस एक ही चीज चल रही थी, हम क्या है फिर सी। हमारे माथे पे सी लिखा हुआ है कि साला 10 साल से अकेडमी के अंदर घिस रहे हैं, अभी तक कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिला, दरवाजे की घंटी बना दी है, जो भी आ रहा है बजाते जा रहा है। कारण लोग मेंग को देखते हैं जो अपनी शॉट को दोबारा उठा लेती है। ये कहते हैं कि वो दोबारा लोगों को कट करेगी, लेकिन ये लड़का मना कर देता है। ये कहते हुए ऊर्जा ना खर्च करो, मैन वर्सेस वाइल्ड देख के आया हूँ यूट्यूब पे, वहाँ से ये शब्द सीखने को मिला। और ये लड़का यहाँ पे मेंग को बताता है क्या तुम्हें यहाँ पे रीजनरेशन और रीबर्थ के बारे में तुम्हें पता है कि एशियन टाइम में उनके लोग अपनी दुनिया में पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले उन लोगों को होप यहाँ पे क्रिएटर लेवल पे पहुंच चुका था। भले ही एशियन टाइम के यहाँ पे सभी होप्स आ जाएं और 10 के 10 कोर आ जाएं मेगाजॉर्ड्स वाले, वो भी यहाँ पे होप के लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो मेंग के ऊपर आधे से शक्ति से अटैक करता है। ये कहते हुए ये लो, इससे मेंग टकराती है और वो दूर जाके गिरती है। इधर हम लोग आकाश गंगा में कहीं तो इन दोनों को देखते हैं, वहीं पे ये अपनी पूरी तैयारी कर लिए थे। सामने से ये अपनी कैनन का इस्तेमाल करता है जिसका मैं नाम भूल गया, लेकिन हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो आगे से इनहाइलेशन एरो का इस्तेमाल करता है। और जब ये विशाल चीजें आपस में टकराती हैं तो ऑथर को दोबारा रंग छोड़ने पड़ते हैं और इनके धमाके की वजह से गैलेक्सी के अंदर वर्म होल खुल गया था, यही कहते हैं शायद। और मेगाजॉर्ड इन लोगों से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे इंसान किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम लोग कोर को देखते हैं और इसके हालात इतने समय दिल टूटे आशिक की तरह थे, यानी कि क्रैक्ड, सपना भी टूटा और दिल भी। अब यहाँ से ये मेगाजॉर्ड और नहीं खेला जाता, इसलिए वो जल्दी से मेगाजॉर्ड की बॉडी से बाहर निकलता है और नंबर 3 के पास आके उसके ऊपर पैर रख के कहता है कि मेरे बच्चे गधर हैं। और यानी कि सब्र का बाण अब छूटते हुए जा रहा था। नंबर 3 आगे से हाथ जोड़ते हुए कहता है भाई मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात करते हो, मुझे बख्श दो। साइड से नंबर 2 बाहर निकलता है और वो यान से बताता है हमें पता है कि तुम्हारे पेट्स को कौन लेके गया है, वो लोग होब्स हैं, द वैम्पायर फैमिली, जिससे हम लोग यहाँ पे 100 सालों से लगातार फाइट करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेसिडेंट के पास पक्का तुम्हारे बच्चे होंगे।
होंगे। यान को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो तुरंत आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन मेगाजॉर्ड उसे रोकता है ये कहते हुए कि वैम्पायर फैमिली इतनी भी इजी नहीं है, हम लोग उनके साथ ऐसे ही फाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यान को कोई फर्क पड़ता है क्या? वो जल्दी से मेगाजॉर्ड को इग्नोर करता है और अर्थ की तरफ निकल जाता है। वहीं पे यान की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसकी आने की वजह से आवाज वहां पे निकल रही थी। सभी लोग आगे से कहते हैं कि टीचर आ रहे हैं। हम लोग मोक फैमिली के सस्ते बॉडीगार्ड्स को देखते हैं और जब यान इनके बगल से निकलता है तो ये अपनी खाल छोड़ देते हैं, बेचारे हड्डियों में आ जाते हैं। वहीं पे यान डायमेंशंस को बिल्कुल ऐसे चीर रहा था जैसे कि वो किसी पिक्चर की पोस्टर हो। वो एक डायमेंशन को फाड़ते हुए दूसरे डायमेंशन के अंदर घुसता है और घुसते घुसते सीधा होप की फैमिली के घर के अंदर आ जाता है। होप यान की तारीफ करता है कि उनकी ये दुनिया कई सारी दुनियाओं के बीच में घुसी हुई है, लेकिन इसके बावजूद यान ने पलक झपकते ही उनकी दुनिया के बारे में पता लगा लिया। और वो यान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम क्या गॉड हो? यान आगे से कहता है मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस। इधर नंबर 2 मेगाजॉर्ड से कहता है कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं है भाई। मेगाजॉर्ड उससे कहता है कि बिना कोर के तुम तो मुझसे भी बदतर हो, चुपचाप बैठो। वहीं पे ये सभी यान की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि क्या ये उनका टीचर है। वहीं पे ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं यान के आने की वजह से, यानी कि जीत पक्की है, मोहर लग गई है जीत की। इधर यान इन लोगों से कहता है 3 मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 3 मिनट। तब तक अगर तुम मेरे बच्चे मुझे वापस कर देते हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो अगले ही सेकंड मैं तुम्हारी दुनिया को चीर के रख दूंगा। फर्स्ट एल्डर पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यान क्या चीज है, इसीलिए वो उसे हल्के में लेते हैं और आगे से अपनी स्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यान को अपने प्लेनेट से अपने ही स्पेस के अंदर भेज देते हैं। ये दोनों आगे से बताते हैं कि ये ग्रैंड एल्डर की यहाँ पे लॉ की पावर है जो कि स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद वहाँ पे बाकी जितने भी एल्डर्स थे वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं और 7 से 1 तक हैं। तीसरी वाली मारी जा चुकी है सदमे की वजह से, और ये सभी यहाँ पे यान से मौत लेने के लिए तैयार खड़े थे। भाई इसमें तो हरा वाला कहाँ गया? सिर्फ 5 ही तो है यहाँ पे। खैर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ये कहते हैं ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, हमने भी ये फीलिंग ली हुई है। अब इसके बाद हम लोग होप वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे जितने भी होप थे वो सभी इकट्ठा होने लगते हैं यान के हाथों मरने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, मरने के लिए। यान इन लोगों की तरफ देखते और अपनी उंगली को उठा लेता है। वहीं पे ये सभी अपने वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं और यान के ऊपर हमला बोल देते हैं। यान आगे से सिर्फ उस उंगली का इस्तेमाल करता है और उसकी उंगली से इतनी की रिलीज होती है कि वो उनके प्लेनेट के अंदर घुस के आर पार हो जाती है, जैसे बचपन में हम रबड़ के अंदर से पेंसिल आर पार किया करते थे। ये दोनों चीखते हुए अपने मुंह को कुछ ज्यादा ही बड़ा कर लेते हैं और आगे से कहते हैं हमारी दुनिया के लग गए, वो भी बहुत बुरे वाले। हम लोग देखते हैं कि यान के की ने वहां पे जो आर पार लकीर बनाई थी वो अंदर से इन्हें डिस्ट्रॉय करने लगती है, यानी कि वो गोला फट रहा था। फिर धमाके की वजह से ये लोग अपना रंग ही नहीं बल्कि अपना स्केलेटन भी छोड़ देते हैं, वो भी गायब हो जाता है। फिर यान के धमाके की वजह से होप की पावर अब यहाँ पे होप वर्ल्ड को रिकवर नहीं कर पा रही थी। यान लोगों से कहता है माफ कर दो भाइयों, 3 मिनट अभी तक पूरे नहीं हुए थे, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा कम पावर इस्तेमाल की थी, मुझे लगा इतना काफी होगा, पर तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर थे। इधर ये तो अपना सर पकड़ लेता है, वो वाला मीम नहीं है, सी लग गए गुरु। बिल्कुल उसी पोज में ये बंदा आगे से कहता है कि हमारे 6 बिलियन से भी ज्यादा होप से एक झटके के अंदर ही गायब हो गए, धूल की तरह उड़ गए भाइयों। वो ये अपने प्लेनेट को तबाह होते हुए देख ही रहे थे। वहीं पे ये आगे से कहते हैं कि हम मास्टर की हर एक बात मानेंगे, कुछ भी उनसे जबान वबान नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि हम फटना नहीं चाहते। अब क्योंकि यहाँ पे यान इन लोगों को डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए ये लोग रिकवर नहीं हो सकते थे। वहीं पे हम लोग होप के कासल को देखते हैं, सिर्फ वही बचा था, बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। होप भी इन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे गॉड के हाथों मारे गए हो, इसलिए तुम लोग यहाँ पे रिजरेक्ट नहीं हो सकते हो। इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था, ये बस यहाँ पे होप को पूरी जी जान लगा के सर्व करना चाहते थे, जो इन लोगों ने यहाँ पे किया। होप इन लोगों से कहता है बहुत बढ़िया, अब तुम आराम कर सकते हो, बाकी सब कुछ मैं देखता हूँ। इसके बाद वो यान से कहता है कि तुम एक गॉड हो, दी ग्रेट गॉड, तुमसे लड़ाई करके सम्मान महसूस होगा। यान उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि ये क्या बक रहा है, कौन सा गॉड भाई, मुझे मेरे बच्चे वापस करो, मैं जाके चाय पीऊं। फिर इसके बाद हम लोग होप को देखते हैं जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अपने प्लेनेट को दोबारा रीजनरेट करने लगता है। और इस मानवा के अंदर कुछ भी होता है मेरी बातों के ऊपर ध्यान न देना, सिर्फ मजा लो, जस्ट एंजॉय, दिमाग बंद कर दो। होप की पावर्स की वजह से वहाँ पे उसका प्लेनेट यहाँ पे रिकवर होने लगता है, जिसको देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है क्या कि साला पहले डिस्ट्रॉय कर दो जिसके बाद उसे रिकवर कर दो। खैर कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पे होप का प्लेनेट दोबारा ठीक ठाक हो जाता है। वहीं पे ये बंदा इन लोगों के ऊपर हंसते हुए कहता है देखा हमारा टीचर भी स्ट्रॉन्ग है। ये लोग अपनी नजरें फेर लेते हैं, ये कहते हैं लेकिन नंबर 7 आगे से बताती है कि यहाँ पे जो 6 बिलियन होप मरे थे वो ठीक से रिकवर नहीं हुए, यानी कि वो रिकवर नहीं हो सकते, जैसा कि यहाँ पे होप ने बताया था। होप आगे से कहता है अगर वो लोग यहाँ पे रिजरेक्ट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे उन्हें दोबारा बना देगा। इसीलिए वहाँ पे 6 बिलियन होप दोबारा बना देता है, उन्हें रिजेक्ट नहीं करता, दोबारा बना देता है। इसे तुम रबड़ के अंदर छेद करने के बाद नहीं खरीद लेते हो। खैर ये वाले होप पहले वालों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एकदम ब्रेस्ड अप थे, बिल्कुल नई रबड़ की तरह, और खुशबू भी मस्त देती है ना वो वैसी वाली। मैं आगे से कहती है जीसस क्राइस्ट क्या हो रहा है ये। खैर ये सभी होप से यहाँ पे यान के सामने खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि बाहर वाला यहाँ पे अलाउड नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। यान उन लोगों की तरफ
देख के कहता है अभी बताता हूँ। झुंड में तो सुअर आते हैं मुन्ना, शेर और ज्यादा सुअर लेके आते हैं। इसके बाद यान अपने हाथ को उठाता है तो वहाँ पे बादल आते हैं और बरसात होने लगती है। बरसात की वजह से पानी मिट्टी के ऊपर पड़ता है और मिट्टी के अंदर से निकलते हैं क्ले, और उन क्ले से बनते हैं इंसान, और वो इंसान से बन जाते हैं डिसाइपल्स। और इसी तरीके से यान यहाँ पे क्ले का यूज करते हुए कई सारे डिसाइपल्स को बना लेता है। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि ये सभी डिसाइपल यहाँ पे वो डिसाइपल हैं जो उसके सेक्ट के अंदर मारे गए थे। इसको देख के ये सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, माटी से इंसान बन रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से यान यहाँ पे और भी कई सारे डिसाइपल्स को बना लेता है। नंबर 5 आगे से कहता है कि ये कैसा मॉन्स्टर है भाई, ये हमें बराबर की टक्कर दे रहा है। वह पे जो डिसाइपल यहाँ पे बने हुए थे ये कोई अरे गरे डिसाइपल नहीं थे, ये सभी इमॉर्टल रियलम पे थे। ये तीनों आगे से कहते हैं कि ये सभी यहाँ पे अर्थ किंग इमॉर्टल पे हैं। नंबर 5 और नंबर 6 आगे से बस ऑथर को गालियां ही दे रहे थे, ये कुछ भी नहीं कह रहे थे। जब भी तुम्हें ये बॉक्स में ये सब कुछ दिखाई दे समझ जाओ गालियां भरी पड़ी हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि ये जो क्ले से डिसाइपल बने हुए हैं इनके पास इनकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं, इसीलिए एक डिसाइपल यहाँ पे यान के पास आके उसे ग्रेड करती है, जो इमोशनल भी हो रखी थी क्योंकि वो कई सालों बाद यान को देख रही थी। लेकिन यान काफी गुस्से में उससे कहता है कि तुम वो नहीं हो, दफा हो जाओ यहाँ से। इससे वो डिसाइपल भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और माफी मांग के वहाँ से चले जाती है। और इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये सभी डिसाइपल जो यहाँ पे क्ले से बने हुए हैं ये सभी यान के फॉर्मर डिसाइपल हुआ करते थे जो मारे गए हैं। हम लोग इन लोगों को देखते हैं और ये बिल्कुल मर्द जाते हैं, ये साले मिट्टी के ऊपर फिदा हो रहे हैं। ये आगे से कहते हैं वो वाली डिसाइपल देखो कितनी ज्यादा खूबसूरत है जो टीचर के बगल में है, नहीं तो वो वाली वो तो बला की खूबसूरत है। हम लोग होप को देखते हैं और इसकी मेंटालिटी से हमें लगता है कि ये हमेशा से इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कोई बड़ा आए और इसे मार के जाए। ये मन के अंदर कहता है कि मैं इस दिन का काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था, किसी ग्रेट गॉड से लड़ने को मिलेगा। फिर इसके बाद वो सभी होप यहाँ पे एवेंजर्स की तरह कहते हैं असेंबल, फिर उन सभी डिसाइपल्स और यान के ऊपर हमला बोल देते हैं। हम देखते हैं कि ये डिसाइपल्स कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले थे, ये भाई आगे से इमॉर्टल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी हाई ग्रेड का। ये अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर कई सारे होप्स को कैद कर देते हैं, जैसे किसी इंसान को पिक्चर के अंदर कैद कर दिया गया हो। सालो आगे से कहती है ये वाला डिसाइपल कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसने यहाँ पे एक पिक्चर को हकीकत में बदल दिया और उन सभी मोब्स को वहीं पे ही कैद कर दिया। वहीं पे हम लोग एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि आगे से सितार का इस्तेमाल कर रही थी, और ये बिल्कुल उस कुंफू असर वाली औरत नहीं थी, और उसका पति जो एक साथ उन पियोनिस्ट के साथ फाइट करते हैं जो सितार को एकदम ब्लेड्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके ये डिसाइपल साउंड वेव को ब्लेड के अंदर बदल देती है और कई सारे मोब्स को मार गिराती है। ये दोनों आगे से हैरान होते हुए कहते हैं कि ये कैसी कल्टीवेशन टेक्निक है भाई, ये साला आवाज को यहाँ पे ब्लेड बनाए दे रहे हैं और कत्लेआम मचा रहे हैं। हम लोग होप्स को देखते हैं ये अभी भी गिव अप नहीं करते और ज्यादा रेज्ड अप हो जाते हैं फाइट करने के लिए कि हम हार नहीं मानेंगे। अब इसके बाद हम लोग डिसाइपल को देखते हैं चुपचाप शांति से चेस खेल रहा था। अब इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपनी एक गोटी बीच से शतरंज में रखता है, तो फिर उसका जो शतरंज था वो पूरी तरीके से एक बेस के अंदर बदल जाता है जहाँ पे सभी मूव्स कैद हो जाते हैं और वो उनको इसी तरीके से मार देता है कुचल कुचल के। इसके बाद हम लोग वो वाले डिसाइपल को देखते हैं जो यान से डांट खाई थी और वो इन लोगों से कहती है एक एम्परर इमॉर्टल होने के नाते तुम्हें यहाँ पे गरिमा का पालन करना चाहिए। ये बात तुम जैसे बेवकूफ लोग कभी भी नहीं समझेंगे। जिसके बाद वो आगे से उसी शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करती है जो मैंग ने किया था, लेकिन ये वाला अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। ये इनके जीएनए चेंज और सब एटॉमिक लेवल को ही डिस्ट्रॉय करती है, बिल्कुल पूरे स्पेस को ही काट देती है। इन लोगों का जो प्लेनेट था उसे रसगुल्ले की तरह 2 हिस्सों में काट दिया गया था, जिसको देख के ये चारों चीख उठते हैं, कहते हैं ये क्या है, इसको कैसे ठीक करेंगे हम लोग। जियाओ आगे से कहता है ऐसी पावर सिर्फ हमारे सीनियर से निकाल सकते हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। और वो मैंग से कहते हैं क्लास रेप आपको पक्का यकीन है ना कि ये वही शॉर्ट टेक्निक है जो आप इस्तेमाल करती हैं। मैंग आगे से कहती है इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो एक सॉर्ड फेरी है, मुझसे कई हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली। वहीं पे ये दोनों आगे से कहते हैं साले ये मिट्टी से बने, ये मिट्टी से बने। और वो डिसाइपल इन लोगों से कहते हैं कि तुम जीना डिजर्व नहीं करते हो। हम लोग होप को देखते हैं जो कुछ ज्यादा सीरियस हो जाता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को उठाता है और यहाँ पे हमला वमला कुछ नहीं करता, अपने प्लेनेट को दोबारा रिकवर करने लगता है। लेकिन इसकी पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, धरती के नीचे से एनर्जी बीम से निकलने लगती है। मुझे तो इतना ही समझ में आया भाई, लेकिन यांग अभी भी कुछ नहीं कर रहा था, वो चुपचाप खड़ा था। जियाओ आगे से कहता है कि क्या यही अंत है, यहाँ पे फुल स्ट्राइक होने वाली है। अब इसके बाद हमें इन दोनों एलर्ट से पता चलता है कि इन लोगों का राइवल कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन होप अभी भी यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहा है। वो यहाँ पे दोबारा फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है। क्या होप यहाँ पे सच में मरते दम तक फाइट करेंगे। हम लोग यान को देखते हैं दी गॉड भाई वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो चुपचाप खड़ा है, बस देख रहा है यहाँ पे। लेकिन हम लोग होप को जानते हैं वो यहाँ पे अपने मिशन को पूरा कर रहा है। सभी लोग आगे से कहते हैं कि तुमने वो देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, साला ये लोग अर्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उसे दोबारा रिकवर कर रहे हैं। रिपोर्टर आगे से कहता है यार मिका यार तुमने दिल जीत लिया यार, तुम्हारी सैलरी ट्रिपल डायमेंशन टू डायमेंशन ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, तुम्हारी सैलरी ट्रिपल नहीं फुरफल। यार हम इन तीनों को देखते हैं और इन तीनों ने यहाँ पे अल्फा और उनके चेलों को हरा दिया था बिना किसी दिक्कत के। अब यहाँ पे एल्डर अपने ग्रैंड एल्डर से पूछता है कि जब होप को पता है कि वो गॉड को हरा नहीं सकते हैं तो फिर वो यहाँ पे इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। इस पे फर्स्ट एल्डर हमें यहाँ पे बताता है कि यही चीज क्रिएटर का पर्पस है और उनका मिशन है। लेजेंड के हिसाब से गॉड्स यहाँ पे क्रिएटर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी के पास भी कोई मौका नहीं होता है कि वो लोग
गॉड लेवल तक पहुंच सके या फिर उन्हें देख भी ले एक बार। सिर्फ कुछ ही लोग जो कि यहाँ पे गॉड को छू सके वही क्रिएटर माने जाते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत भीड़ लिए हैं। और यही बात साबित करने के लिए कि वो लोग यानी कि क्रिएटर्स गॉड के सामने चींटी बराबर नहीं है, तो वो कभी ना कभी यहाँ पे एक आग की तरह उबलते हैं और हमला करते हैं और कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, भले इस चीज के लिए उन्हें अपनी जानें क्यों ना देनी पड़ जाए। और जब होप को पता चला कि इस दुनिया के अंदर गॉड्स हैं और वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, तो उसने मन बना ही लिया कि अब भैया समय आ चुका है मरने का। तो उसने पहले अपनी मरने की प्लानिंग शुरू कर दी और वो आज यहाँ पे मरने वाला है। ये दोनों आगे से कहते हैं ये कैसी लोर है भाई, मरने के लिए प्लानिंग कौन करता है? नहीं भाई, कुछ लेजेंड्स करते हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं। वहीं पे इन दोनों को आगे से रोना आ जाता है, ये कहते हुए कि हमारे होप की इतनी ज्यादा सैड स्टोरी है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। खैर उस सफेद वाले अलर्ट को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि ये सब करने का फायदा क्या है, कि अपनी असलियत को साबित करने के लिए अपनी जान दे दो। इस पे ग्रैंड अलर्ट उसे कहता है कि तुम्हें यह भी समझ में नहीं आएगा, जब तुम होप के लेवल पे पहुंच जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। अलर्ट उससे पूछता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो ग्रैंड अलर्ट आगे से कहता है कि होप यहाँ पे साबित करना चाहता है कि हम गॉड्स के सामने चींटियां नहीं है, तो मैं भी उनके साथ ही मरना चाहूंगा। अब इसके बाद हम लोग होप को देखते हैं जो मरने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो यान के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और यान को अपने साथ ही पूरी अर्थ के अंदर घसीटते हुए ले जाता है, इधर से उधर इधर से उधर। वहाँ पे सभी लोग देख रहे थे और आगे से कहते हैं अच्छी पकड़म पकड़ाई है, टॉम एंड जेरी के बाद अब जाके मजा आया है। इसके बाद होप जाके आखिरकार यान को थ्रो करता है, तो यान उड़ते हुए गैलेक्सी पार कर जाता है और सूरज के पास जा टकराता है। भाई सूरज के सरफेस को टच करके आया, लेकिन इसके एक बाल तक नहीं चला। और यान कपड़े से धूल साफ करते हुए कहता है इतना ही दम है क्या भाई, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचे हैं, याद है ना? होप आगे से कहता है बीसी ये किस मिट्टी का बना है भाई, कुछ हो ही नहीं रहा इसके ऊपर। तो फिर होप आगे से फैसला करता है कि वो यहाँ पे स्टार्स पावर का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए वो यूनिवर्स के एनर्जी को खींचता है। जिसके बाद वो दोबारा यान के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, परंतु कोई फायदा नहीं था। यान आगे से सभी अटैक्स को इजीली डॉज करता है और इधर उधर भागने लगता है, सिर्फ पता नहीं क्यों भाई इनविंसिबल है यार। और जैसे ही 3 मिनट पूरे होते हैं तो वो होप से कहता है कि अब मैं खेल खेलूंगा, तुम बस देखोगे। हम देखते हैं कि यान ने यहाँ पे क्ले से जितने भी डिसेपल बनाए थे वो सभी एक झटके के अंदर ही गायब हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि होप से फोकस हटके सिटी पे आता है, सिटी से सीधा प्लेनेट के ऊपर आता है, प्लेनेट से सीधा यूनिवर्स के ऊपर आता है, यूनिवर्स से डायरेक्ट मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा। और यान यहाँ पे होप से कहता है कि तुम यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल हो कि किसी भी वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हो और तुम काफी मेहनत से यहाँ पे ये मुझे साबित करना चाहते हो, और मैं यहाँ पे तुम्हें निराश तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे सामने तुम एक चींटी ही हो। और हम देखते हैं कि जो आकाश गंगा हम लोगों ने देखी थी वो यान के हाथों में थी, साला मेरा घर है वहाँ पे और तुम लोगों का भी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि भाई सीरियस भी नहीं है, कैजुअली ले रहा है ये सब कुछ। इसके बाद यान अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम मेरे सामने कुछ भी साबित नहीं कर पाए, तुम बस एक चींटी बराबर ही हो। वो यान जैसे ही पूरी मिल्की वे को डिस्ट्रॉय करता है तो सभी प्लैनेट्स एक झटके के अंदर अनार की तरह फूट जाते हैं, जिससे होप को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि होप डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। वहीं पे क्ले से जितने भी डिसेपल बने हुए थे वो सभी सक्सेसफुली उनके वर्ल्ड से बाहर आ गए थे, तो ये सेफ थे। ये बड़ी बड़ी डिसेपल इन सभी को हाय कहती है, तो ये लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये भागते हुए उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने देखा नहीं वहाँ पे क्या हुआ। तो ये डिसेपल उन लोगों को बताती है कि यान ने यहाँ पे उन लोगों के वर्ल्ड को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, तहस महस डिस्ट्रॉयड। इधर हम इन चारों को देखते हैं तो ये भाई डिप्रेशन में जा चुके थे, इन्हें सांस नहीं आ रही थी इतना बड़ा धमाका देख के। वहीं पे जिया उस डिसेपल से पूछता है कि हमारे बच्चों का क्या, जो कि हमारे डीमंस हैं। वो डिसेपल इन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, या इनके पास अपने ही तरीके होते हैं, वो खुद ना कुछ करके उन्हें बचा लेगा। खैर अब इसके बाद हम लोग होप को देखते हैं जो आगे से लेटा हुआ था, बस वो यही सोच रहा था कि मैं कैसे हार गया भाई, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत बुरी तरीके से हारा मैं हूँ। इसके बाद वो यान से कहता है ग्रेट गॉड, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस टाइप के गॉड हो? यान कहता है कि यान हो यार मैं, और क्या हूँ मैं। वो यहाँ पे यान से बहुत ही ज्यादा समझदार सवाल पूछता है, क्या उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है जब वो इतना ज्यादा पावरफुल है? यान आगे से कहता है नहीं होता भाई, गेड़ियां मारने के लिए निकल जाता हूँ जीटीए के स्ट्रिप क्लब में। तो फिर होप यहाँ पे यान को बता देता है कि उसके बच्चे यहाँ पे नॉर्थ के एक छोटी सी दुनिया के अंदर हैं, तो यहाँ पे ग्रेट एल्डर से कह सकता है वो उसे उनसे मिलवा देगा। और उसे कहता है कि यान को ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। खैर यान वहाँ पे जाते हुए होप से कहता है कि उसे फ्यूचर नहीं चेक करना चाहिए था, नहीं तो उसे यहाँ पे इस तरीके की मीनिंगलेस लाइफ जीनी नहीं पड़ती। वो यहाँ पे यान से आखिरी सवाल पूछता है कि उसने कितनी पावर इस्तेमाल की। यान कह के चला जाता है जितना तुम सोच सकते हो उससे भी कम, 1000 से भी कम। इसमें मोब आगे से मुस्कुराता है और यान से कहता है कि फिर तो तुम गॉड नहीं, गॉड से भी परे हो। जिसके बाद मोब यहाँ पे सूख जाता है, यानी कि मिशन पूरा हो गया, तो फिर होप के जिंदा रहने का कोई भी यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। इसके बाद होप की दुनिया यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम लोग यान को देखते हैं और ये साला यूनिवर्स और डायमेंशन ऐसे पलट रहा है जैसे पर्दे पर लट रहा हो। यार अपने हाथ के इशारे से यहाँ पे यूनिवर्स और डायमेंशन बदल देता है और डायरेक्ट उस प्लेनेट के सामने आ जाता है जहाँ पे लिंग और एन है। हम इन सभी डिसेपल्स को देखते हैं जो कि इन लोगों को अलविदा कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ये लोग भी आगे से यहाँ पे सीनियर के कहने फुल रिस्पेक्ट देते हैं। वहीं पे हम लोग मिंग और इस डिसेपल को देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। दे बोथ आर सिमिलर्स। हमें पता चलता है कि ये सभी डिसेपल जाने से पहले इन
लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से ग्रीट किए थे। और जब इन लोगों से पूछता है कि हमारी मुलाकात दोबारा कब होगी, तो ये डिसेपल बताती है कि हम नहीं पता है। ये सब कुछ यान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो इन लोगों को जिंदा रहने देते हैं या फिर मार देता है। वैसे भी ये सभी यहाँ पे मिट्टी से बने हैं। खैर हम इस आंख बंद हुए डिसेपल को देखते हैं जो कि सौलो को एक फॉर्मेशन टेक्निक देता है, ये कहते हुए कि ये मेरी ही टेक्निक है, शायद से ये तुम्हें मदद कर सके। वह पे जियाओ लैनमिन से कहता है कि इन्हें देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये सभी मिट्टी से बने हैं। खैर ये सभी डिसेपल यहाँ पे इन लोगों को गाइड ही कर रहे थे। वहीं पे हम लोग गुलाबी बाल वाली डिसेपल को देखते हैं जो कि लैनमिन से कहती है कि उन सभी डिसेपल से मेरा हेलो कह देना जो यहाँ पे नहीं आए, और ये साला शर्माने लगता है हरामी कहीं का। इसके बाद ये सभी डिसेपल फेयरवेल कहते हैं और ऐसे जाने लगते हैं। और वो डिसेपल जो मैंग की तरह दिखती है और वो जाते जाते मैंग को यहाँ पे एक कल्टीवेशन टिप टेक्निक देके जाती है जो कि उसकी शॉर्ट कल्टीवेशन को और ज्यादा बेहतर बनाएगी। अब इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं और ये सभी डिसेपल यहाँ पे यान के पास चले आते हैं। यान अपने पास से एक ड्राइंग बाहर निकालता है। हमें पता चलता है कि ये ड्राइंग यान ने अपने हाथों से बनाई है जो उसकी इमॉर्टल कल्टीवेशन दुनिया की तरह ही है। यान इस ड्राइंग को इन लोगों को देते हुए कहता है कि इसे तुम लोग जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करो और मुझे परेशान ना करना बस। इस पे ये डिसेपल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यान को शुक्रिया कह के वहाँ से चला जाता है। ये डिसेपल अभी भी यान की तरफ देख रहे थे लेकिन वो डिसेपल उसे अपने साथ लेके जाता है और ये सभी पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं। अब ये बता देता हूँ ताकि आगे कंफ्यूजन न हो, इस पेंटिंग के अंदर दुनिया है। ये डिसेपल वहाँ पे रहने जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी दुनिया नहीं, कल्टीवेशन वर्ल्ड की दुनिया है जो हमारा नेक्स्ट आर्क होने वाला है। ऐसे भी डिसेपल जैसे उस पेंटिंग के अंदर घुसते हैं तो पेंटिंग लेके ही गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग ग्रैंड एल्डर को देखते हैं जो कि अपना मुंह उठा के कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ, साला मुझे तो मर जाना चाहिए था। तभी यानी ग्रैंड एल्डर के पास आता है तो ग्रैंड एल्डर उसे देख के ही घबरा जाता है। यान उसे कहता है डरो नहीं यार, तुम्हारा बॉस अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर यहाँ पे यान से कहता है कि भगवान का शुक्रिया यार, तुम जल्दी आ गए, नहीं तो मैं खुद ही तो यहाँ पे तुम्हारे बच्चों को वापस भेज देता। यान आगे से पूछता है ऐसा क्यों, इस पे एल्डर आगे से घबराते हुए पता है तुम्हारे बच्चे जानते हो कितना खाते हैं, साले इतने ज्यादा खाते हैं कि हमारी दुनिया निकल जाते हैं वो, अगर तुम और ज्यादा देरी करते। वो एक नंबर की नीच और बेशरम हॉस्टेजेस हैं। यान को भी ये बातें समझ में नहीं आ रही जब तक वो उस कमरे के अंदर नहीं जाता है। यान जैसे उस कमरे के अंदर आता है तो फिर उसे दिखाई देता है वंडरलैंड जहाँ पे ये दोनों खेल कूद रही हैं और मस्त खाना पीना पेल रही हैं। वहीं पे एसी ने सर्व कर रहा था कि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए इनके खेल कूद में। वहीं पे ग्रैंड एल्डर आगे से कहता है तुम्हें पता है कि ये 6 बिलियन होप्स का राशन खा गए हैं यहाँ पे बैठे बैठे, अब मैंने और ज्यादा नहीं खिला सकता, मेरी तंगी आ चुकी है, जेब फट गई है मेरी, इन्हें लेके जाओ नहीं मैं खुद को मार लूंगा गोली। यानी इनकी तरफ देखता है और वो मन में इन्हें इतनी गालियां देता है कि सालो मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे मौज काट रहे हो। इसके बाद यान इन्हें आवाज लगाता है तो ये यान की तरफ देखते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, जिसके बाद भागते भागते उसके पीछे जाने लगती हैं जस्ट लाइक चिल्ड्रंस। लेकिन ये एक काम नहीं भूलती हैं, वो होता है ग्रैंड एल्डर को चिढ़ाना कि साले हम जा रहे हैं सेल्फिश इंसान, खाना कम दिया होगा 1-2 दिन, दैट्स व्हाई दे आर रूड। वही पेश जाते जाते भी इन्हें लूट के जा रहा था, भाई कुछ तो छोड़ दो उनके लिए, वो भूखे मर जाएंगे। ग्रैंड एल्डर आगे से कसम खा लेता है कि इन हरामियों को मैं आज से कभी भी कुछ नहीं देने वाला और ये इन्हें घर भर के गालियां देता है। फिर इसके बाद हमें सब चीजों की पूरी समरी बताई जाती है कि पहले यह लड़ाई सिर्फ एशियंट सुपर हीरोज और वैम्पायर्स के बीच की लग रही थी, लेकिन 2 बच्चों की वजह से ये लड़ाई इमॉर्टल अकेडमी के लिए भी बन गई। लेकिन इन दी एंड दोनों ही साइड्स को यान के हाथों से मुंह की खानी पड़ी, दोनों ही पेले गए। खैर इस पूरे बैटल का आउटकम ये हुआ कि ये बेचारे लोग फंस गए, इन्हें भाई जेल में डाल दिया जाता है गोला बारूद के तहत। ये बेचारे मन के अंदर सोचते हैं कि हमें क्यों तोड़ा। ऑथर आगे से कहता है जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है वैसे भी तुम इस बैटल के अंदर पिसे हो। इसके बाद जो बच्चे किडनैप किए गए थे वो सक्सेसफुली यहाँ पे बचा लिए गए और दोबारा अपने माँ बापों के पास आ गए। लेकिन वैम्पायर के जो 4 बच्चे थे वही नंबर 7, 5, 7 जो भी थे वो नहीं पकड़ गए, वो दोबारा अपनी दुनिया के अंदर वापस चले गए। लेकिन उनका जो टीचर था उसने अपनी लाइफ के ऊपर गिव अप कर दिया क्योंकि वो ये साबित नहीं कर पाया कि वो इस दुनिया के लिए कोई चीटी नहीं है। हालांकि उसकी जान नहीं गई लेकिन उसने अपने आप को एक फेलियर की तरह समझा, इसीलिए वो कोमा में चला गया। ऑथर आगे से कहता है ईमानदारी से कहूँ तो फिर मैं इसे बहुत ज्यादा मानता हूँ क्योंकि एवरेज पर्सन इस तरीके की यहाँ पे हिम्मत ही नहीं दिखा सकते हैं कि वो यान के सामने जाके फाइट करे और उसे ललकारे। रही बात हमारे यान और उसकी ग्रैंड डीमंस की तो फिर उन्हें यहाँ पे मार पड़ी, इसलिए क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि घर कैसे वापस आया जाता है और दूसरे लोगों की जगह पे फालतू की मस्ती की। और इसी तरीके से पूरी फाइट यहाँ पे खत्म होती है। लेकिन लॉर्ड को बुद्धू घर क्या है, हम इन सभी डिसाइपल्स को देखते हैं जो मन के अंदर सोचते हैं हमें क्या मिला इससे, कुछ भी नहीं, और ये दोबारा अपनी खेती बाड़ी वाली जिंदगी में वापस आ गए थे और हल चरा रहे थे। वह वो तीनों डीमन मास्टर यहाँ पे बैल बने हुए थे, वो हल खींचने में इनकी मदद कर रहे थे। हम लोग सेन को देखते हैं जो इन लोगों से ज्यादा ग्रो कर रही थी एल्केमी के मामले में, इसीलिए वो यहाँ पे फर्नेस का भी इस्तेमाल करने लगी थी पिल बनाने के लिए। वह पे ये दोनों बुद्धू अभी भी कोई पेड़ उगा लेते हैं तो उसके लिए गाना बजाना करते हैं कि भाई तू ना मुरझाना, नहीं हमें डंडी खाने को मिलेगी। वह पे यान अभी भी इन्हें पनिशमेंट दे रहा था ये कहते हुए कि तुम लोग अभी भी बहुत कुछ सीखना चाहती हो तो फिर अच्छे से काम किया करो। सत्य में यान यहाँ पे डिसाइपल की तरफ देखता है तो फिर उससे पता चलता है कि हर एक डिसाइपल के पास उनकी यूनिक प्रोफेशन है और वो इंडिविजुअली ही काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्हें एक एक करके ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा। और रही बात इन बदनसीब बच्चों की तो फिर इनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इनकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई और बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग चीजें अर्थ
अर्थ को देखनी पड़ी। एक बहुत बड़ी सिटी हवा में ही गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ गई। मून को मार्स के साथ ऐसे चिपका दिया गया जैसे कि वो बेचारा कागज हो, और क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ इन एशियंट हीरोज की वजह से ही हुआ था, इसलिए इन्हें ये सब कुछ ठीक करना था। और सब कुछ ठीक करने के लिए इन लोगों को यहाँ पे मून को दोबारा 55 मिलियन किलोमीटर खींच के अर्थ के ऑर्बिट में ले जाना पड़ेगा। ये सभी लोग यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि यान की सॉर्ड को मार्स से निकाल सके जिससे मून आजाद हो सके, लेकिन इतना सब करने के बावजूद ये लोग अनसक्सेसफुली रहते हैं सॉर्ड को बाहर निकालने में। इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे सिटी को दोबारा बना दिया, लेकिन इकोसिस्टम को दोबारा पूरी तरीके से ठीक से चलवाने के लिए यहाँ पे इन लोगों को कुछ कड़े कदम उठाने पड़े ताकि ये लोग मून की जगह को कवर अप कर सके। इसलिए एक पत्थर पे चिपक जाते हैं और मून की तरह अर्थ के चक्कर लगाने लगते हैं। एक बच्चा अपनी मदर से कहता है, मम्मी यार मून देखो यार, साला सतरंगी कब से हो गया ये। फिर ये 6 के 6 भाई बहन आगे से चक्कर लगाते हुए कहते हैं कि भैया ये मून यहाँ पे कब तक आएगा। तो मेगासॉर्ड आगे से कहता है मुझे थोड़ी ना पता है, और ये आपस में एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। खैर उस एनहाइलेशन एरो की वजह से बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तबाही हुई थी, जो कि यूनिवर्स को सामना करना पड़ रहा था उन तबाहियों का। उस एरो की वजह से यहाँ पे एक एंडलेस वर्ड भी बन चुका था जिसको मैं वर्म होल बोल रहा था। ये एंडलेस वर्ड है जो अपने अंदर हर किसी चीज को खींच सकता है हमेशा हमेशा के लिए, और इसकी वजह से अर्थ को खतरा हो सकता है। हम लोग कोर भाई साहब को देखते हैं और ये बच गए थे एरो के मिस होने की वजह से। हालांकि कोर ने यहाँ पे अपने लॉ और अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया उस होल को बंद करने के लिए जो एरो से बना था। बेचारा कोर भी आगे से रोते हुए कहता है मुझे क्यों तोड़ा। अब ये कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा मेगासॉर्ड्स की मदद करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे और भी समय बीतता है और शांति की लहर आ जाती है। अब इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहा था। उसी टाइम पे मैंग उसके पास आती है जो उसे एक लेटर लाके देती है जो कि होप ने यहाँ पे भेजा था, उसी होप ने जिसको यान ने हरा दिया था। यान इस मैसेज को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये एक निष्ठा का पत्र है, यानी कि लॉयल्टी का पत्र, यानी कि होप से यान को कोई भी परेशानी नहीं देंगे और यान उन्हें कोई परेशानी नहीं देगा। दोस्त की तरह नहीं, मास्टर एंड सर्वेंट वे में। यान आगे से कहता है कि ये बात भी कर सकता है क्या, मुझे तो लगा कि ये बात भी नहीं कर पाएगा। मैंग आगे से बताती है कि वो मुश्किल से ही बात कर पाता है। उसने एक ट्रांसमिशन डिवाइस का इस्तेमाल किया अपने शब्दों को बदलने के लिए, वहीं पे ग्रैंड एल्डर ने इसे लिखने में मदद की। यहाँ तक कि मैंग को ये भी पता चला कि होप ने यहाँ पे हीरो लाइसेंस के लिए रजिस्टर किया और उसे लाइसेंस मिल भी गया, वो भी 2 दिन के अंदर। और उसे यहाँ पे दुनिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो समझा जा रहा है। यहाँ आगे से कहता है कि तुम्हारी दुनिया का रैंकिंग सिस्टम इंडिया की तरह है, जो कि कंट्रीब्यूशन पे नहीं बल्कि स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड होता है। कोई भी पार्टी के अंदर आ सकता है जब तक उसके पास पैसा और वो ताकतवर है। मैंग आगे से कहती है हाँ। इसके बाद मैंग अपने पास से एक और लेटर बाहर निकालती है, लेकिन हमें इस लेटर के बारे में अभी कुछ बताया नहीं जाता। जहाँ तक मुझे याद है ये अलायंस की तरफ से किसी ट्रिप के लिए है जो अकेडमी घुमाई जाती है हर एक डिसेबल और स्टूडेंट के लिए, या फिर ये एडमिशन फॉर्म होगा जो कि कुछ ही महीनों में होने वाला है। खैर अब इन सभी होप्स को देखते हैं। वहीं पे ये चारों ग्रैंड एल्डर से पूछते हैं कि ये कब तक उठेंगे। ग्रैंड एल्डर आगे से कहता है मुझे भी नहीं पता है, चोट काफी ज्यादा गहरी है। नंबर 5 यहाँ पे ग्रैंड एल्डर से पूछता है कि पहले हमारे थर्ड एल्डर मारे गए शॉक की वजह से अब हमारे एंसेस्टर यहाँ पे बुरी तरीके से डैमेज है, ऐसा कैसे हो सकता है। ग्रैंड एल्डर इन्हें भी समझाता है कि ये गॉड्स ड्यूअल की वजह से हो रहा है, हमारे एंसेस्टर उसे सर्वाइव करके ये है बहुत बड़ी की बात है। ये सभी आगे से रोते धोते हुए कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे 6 बिलियन होप्स हुआ करते थे, अब वो सिर्फ 90 मिलियन ही बचे हैं। नंबर 6 आगे से रोते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बाकी एल्डर्स और एंटर को काफी ज्यादा मिस करती हूँ। एल्डर इन लोगों से कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, जैसे इन लोगों के एंसेस्टर होप यहाँ पे रिकवर होंगे वो दोबारा नए बना देंगे। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे सायरन बजने लगता है और इन्हें बताया जाता है कि फॉरेन इन्वेशन हुआ है, यानी कि दूसरी कंट्री के लोगों ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। एक काले कोट वाला वहाँ पे आता है और इन्हें बताता है कि उन लोगों के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। एल्डर पूछता है कौन है वो लोग, तो काले कोट वाला आगे से बताता है कि वो लोग ड्वार्फ किंगडम की तरफ से हैं। हम लोग देखते हैं कि वो ड्वार्फ्स आगे से सुअर के ऊपर आ रहे थे, ये तो क्लास ऑफ क्लैन के हॉग राइडर्स हैं, इनके ऊपर कुल्हाड़ी किसने दी भाई, हथौड़ा दो इन्हें। फिर ये सभी ड्वार्फ्स आगे से शील्ड को तोड़ते हुए कहते हैं कि इन सभी वैम्पायर्स को चारों तरफ से घेर लो, ये सभी घिनौने हैं। फिर नंबर 5 आगे से पूछता है कि ये ड्वार्फ्स यहाँ पे क्या करने के लिए आ रहे हैं। वहीं पे एक ड्वार्फ अपने राजा से पूछता है कि यहाँ पे तो 6 बिलियन वैम्पायर्स हुआ करते थे, ये पूरी सिटी खाली खाली सी क्यों लग रही है। इस पे इन लोगों का राजा या फिर हाइनेस इनसे कहता है कि मेन हॉल को जो के चेक करते हैं वहीं पे हमें पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। इसके बाद अगला सीन मेन हॉल का होता है, तो हम लोग देखते हैं कि मेन हॉल के अंदर इन लोगों ने यहाँ पे कई सारे सूट वालों को मार दिया था और इन लोगों ने गॉब्लिन्स को भी हायर किया था। लो भाई कैसव क्लैन का दूसरा कैरेक्टर भी आ गया। नंबर 5 आगे से कहता है कि ये गॉब्लिन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एल्डर आगे से कहता है बड़े घटिया लोग हैं यार, इन लोगों ने यहाँ पे इतने घटिया क्रीचर्स को हायर कर लिया है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। नंबर 5 आगे से कहता है बेचारों के पास रिसोर्स नहीं होंगे कि वो लोग पावरफुल लोगों को हायर कर सके हमारे ऊपर हमला करने के लिए। हम लोग ड्वार्फ को देखते हैं और वो जैसे ही हॉल के अंदर आता है और इस भड़वे को जैसे ही पता चलता है कि हॉल खाली है और कोई भी यहाँ पे ज्यादा संख्या नहीं है, तो ये आगे से खुश होते हुए कहता है खुदा पहाड़ निकली चोहिया, पहले मैं जब यहाँ पे आया था तुम काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम तो जिंदा लाश बन चुके हो।
एल्डर उस डुवार्व से कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो डुवार्व अपनी पावर का जलवा दिखाता है, इससे होर्ब और ये चारों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और डुवार्व एल्डर से कहता है कि तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है मेरे सामने, यहाँ से दफा हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें एक झटके के अंदर मार दूंगा। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि इन सभी को मार दो। लेकिन हम लोग होप को देखते हैं जो आगे से अपनी मिडिल फिंगर का पिंकी फिंगर का इस्तेमाल करता है और वो इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज करता है डुवार्व के ऊपर कि वो आसमान से उड़ के सीधा जमीन के अंदर घुसता है और घुसते ही चला जाता है। और इस अटैक से डुवार्व की हालत एक झटके के अंदर ही खराब हो जाती है। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मेरा पीसी भाई सीए कर रहा है, बहुत ज्यादा मूड खराब है मेरा, बंद हो जा रहा अपने आप यार, फक, मुझे ये सब कुछ दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। खैर वो डुवार्व आगे से खून की उल्टी करते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग पावर है, यही होती है क्रिएटर की असली पावर। भले ही यहाँ पे मरने के हालात में पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बस अपनी एक छोटी सी उंगली के साथ में ये पूरे प्लेनेट को हिला के रख सकता है। इसके बाद ये काफी ज्यादा इज्जत से यहाँ पे पेश आने लगता है। हम देखते हैं कि होप एल्डर से कुछ कहता है तो एल्डर आगे से उसे ट्रांसलेट करते हुए कहता है भाग जाओ यहाँ से। और वो डुवार्व को बताता है कि वो लोग अब यहाँ पे शांति के साथ रहना चाहते हैं और तुम अपने किंग को बता देना कि हम लोग यहाँ पे शांति समझौता चाहते हैं और एक दूसरे के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे। डुवार्व इस चीज के लिए काफी इजीली ही मान जाता है, लेकिन वो इन लोगों से यहाँ पे मैप ऑफ द फ्रेगमेंट मांगता है जो कि किसी गॉड रेलिक के लिए रास्ते की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे ट्रांसलेटर बहुत बुरी तरीके से हकता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, आधी चीजें मुझे समझ में आती हैं और आधी नहीं, बस मजा आना चाहिए, वही मैं चीजें उम्मीद करता हूँ इस मानवा से जो ये देती है। हम लोग एल्डर को देखते हैं और वो बड़े प्यार से इन लोगों को वो फ्रेगमेंट ऑफ द मैप दे देता है, ये कहते हुए ले लो भाई जाओ यहाँ से। डुवार्व आगे से कहता है सच्ची ले जाऊं? एल्डर आगे से कहता है हाँ भाई हाँ ले जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। डुवार्व आगे से ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, तो एल्डर उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पे गॉड के ऊपर यकीन करते हैं जिसको हमने पहले ही देख लिया है और वो तुम्हारी उस चीज से कई गुना शक्तिशाली है जिसके ऊपर तुम यकीन करते हो। ये डुवार्व इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, ये कहते हैं फक ऑफ और वहां से चला जाता है। इधर नंबर 5 एल्डर से पूछता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। इसके बाद अगला सीन डुवार्व किंगडम का होता है। हम लोग डुवार्व किंग को देखते हैं और इसकी भी हालात होप की तरीके ही है। हम देखते हैं कि वो डुवार्व जो होप पैलेस के अंदर गया हुआ था वो यहाँ पे डुवार्व किंग को बताता है कि वेम्पायर किंग मोब की भी बिल्कुल आपकी तरह ही हालत हो रखी है, वो भी सूख के कांटा हो चुका है। डुवार्व किंग यहाँ पे होप के ऊपर हंसता है, ये कहते हुए कि साले तेरे हालात ऐसे हो गए, तू भी अब फंसा हुआ है, बुढ़े तू क्या हंस रहा है, तू भी उतनी ही कब्र में जितनी वो है। खैर ये डुवार्व यहाँ पे डुवार्व किंग से कहता है कि इन लोगों को इनका गॉड रेलिक मिल चुका है जो कि इल्फ्स और ऑर्क्स के पास है। और डुवार्व यहाँ पे किंग से पूछता है कि कब हम उनके ऊपर हमला करें। तो डुवार्व किंग उससे कह देता है कि अभी इतनी ज्यादा जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ कभी भी निपट सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जैसे यहाँ पे डुवार्व किंग अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर लेगा तभी वो लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए डुवार्व किंग के पास उस डुवार्व के लिए अभी भी एक काम है जो वो करना चाहता है। इधर नंबर 5 यहाँ पे एल्डर से पूछता है कि अभी भी इस दुनिया के अंदर डुवार्व जिंदा कैसे हैं। इस पे एल्डर उसे बताता है बेवकूफ कहीं कि कभी तो पढ़ लिया करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम होप्स के साथ यहाँ पे इल्फ्स, डुवार्व्स और ऑर्क्स भी हैं जो कि इस दुनिया के अंदर ही रहते हैं। इस केओस वर्ल्ड के अंदर वो तीनों ही यहाँ पे ग्रैंड लीडर्स की तरह हैं। इसके बाद ग्रैंड एल्डर हम लोगों को यहाँ पे इनकी लोर यानी कि बैक स्टोरी के बारे में बताता है। जो मेन चीज उन लोगों के पास थी उसे ये लोग यहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफ मैप कहते हैं जो कि गॉड रेलिक के लिए रास्ता दिखाता है शायद, क्योंकि ट्रांसलेटर हक रहा है तो फिर आई डोंट वांट टू ईट सीट। और जहाँ तक ग्रैंड एल्डर को याद है तो जैसे इन लोगों का होप स्ट्रॉन्ग बना था यानी कि इनका एंसेस्टर, तो बाकी तीनों लीडर्स यहाँ पे होप के पास आ गए थे जो कि चाहते थे कि होप भी उनके साथ एक टीम के अंदर आ जाए और वो तीनों मिलकर यहाँ पे उस रेलिक को ढूंढे। लेकिन होप उनके ऑफर को मना कर देता है जिससे वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, खासकर डुवार्व्स। नंबर 5 आगे से पूछता है उसके बाद क्या हुआ। एल्डर आगे से बताता है कि मैं तुम्हें डुवार्व्स के बारे में बता दूं तो वो शक्तिशाली हैं लेकिन बुद्धि से कमजोर हैं। और जैसे ही वो लोग नाराज हुए तो वो सीधा होप के ऊपर हमला कर दिए बिना कुछ सोचे समझे। उन लोगों का जो डुवार्व किंग था वो हमारे एंसेस्टर से काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसके जो चेले थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे। भले वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसके चेले कमजोर थे, इसलिए होप लगातार उन्हें बुली करते रहा और होप ने यहाँ पे कई सारे डुवार्व्स को मार गिराया। इसके बाद वो लोग कभी भी यहाँ पे फाइट बैक करने के लिए लायक ही नहीं बचे। इसके बाद एंसेस्टर यहाँ पे डुवार्व किंग के पास गया और उसे कहा डिड यू नो दैट हाउ फक्ड अप आर यू, क्योंकि डुवार्व किंग को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मरना था, इसलिए वो अपने पास से मैप ऑफ फ्रेगमेंट बाहर निकालता है और वो होप को दे देता है, जिससे यहाँ पे लड़ाई दंगा नहीं हुआ और डुवार्व किंग जिंदा बच गया। ये लोग आगे से पूछते हैं कि बाकी 2 पीसेस के बारे में क्या हुआ और बाकी 2 लीडर्स के बारे में क्या हुआ। एल्डर आगे से बताता है कि जैसे ही उन लोगों को यहाँ पे ये पता चला कि होप उनसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वो तुरंत अंडरग्राउंड हो गए, बिना किसी हेजिटेशन के वो छुप ही गए और तब से लेके अब तक उन्हें किसी ने भी नहीं देखा है। क्योंकि डुवार्व यहाँ पे काफी ज्यादा बुद्धिमत्ता जीवी होते हैं यानी कि बुद्धिहीन, तो फिर वो यहाँ पे खुद को दिखाना चाहते हैं
कि वो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर उन चारों से कहता है कि वो लोग यहाँ पे एंसेस्टर को ऐसे ही रहने नहीं दे सकते हैं। अगर एंसेस्टर इसी तरीके से कमजोर रहे तो वो दोबारा इन लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज काफी ज्यादा अच्छी है कि वो सभी डुवार्व्स यहाँ पे इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकते हैं इस दुनिया के रिस्ट्रिक्शन की वजह से, जैसे कि ह्यूमंस अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकते हैं ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन परेशानी की बात यह है कि वो डुवार्व वजह से अपनी पावर को गेन कर लेंगे तो वो इनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं और होप को भी काफी ज्यादा परेशानी होगी इन्हें हराने में, क्योंकि उसकी हालत इतने समय खराब है। एल्डर उन लोगों से कहता है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर को दोबारा विजिट करो, जिसपे इन चारों की फट जाते ही आगे से कहते हैं कि हम उस दरिंदी जगह पे दोबारा नहीं जाएंगे चाहे कोई कुछ भी हो जाए, हमें नहीं मरने का शौक है दादा वहाँ पे। एल्डर उन लोगों से कहता है यार तुम्हारी पहले ही फट गई, मैं यहाँ पे तुम लोगों को इमोर्टल एकेडमी के साथ पंगा लेने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें किसी दूसरे काम की वजह से भेज रहा हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि गॉड को हमारे वजूद से ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम आपस में लड़ के मर भी जाते हैं तो भी वो हमें पर ध्यान नहीं देगा। इनका मिशन क्या है और इन्हें किस लिए भेजा जाता है ये हमें भी बताया नहीं गया, आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हम लोग वैम्पायर स्टीलर्स ग्रुप चैट को देखते हैं, जहाँ पे मेनली तीन ही लोग हैं, डुवार्व किंग, एल्फ किंग एंड द ऑर्क किंग। डुवार्व किंग इन सभी लोगों को बताता है कि वैम्पायर का होप सूख के काटा हो चुका है बिल्कुल हमारी तरह, जिस पे एल्फ क्वीन आगे से कहती है ओली शिट सच में, वहीं पे ऑर्क किंग ये वाली इमेज भेजता है सच में क्या मजा आ गया, ऐसा ये इमेज कहती है, मेरी मानना यही है। इसके बाद डुवार्व किंग इन लोगों को यहाँ से भेज देता है किसी काम से। वहीं पे हम लोग एक एल्फ को देखते हैं जो कि अपनी क्वीन से बताती है कि वैम्पायर किंग भी अब आपकी तरह ही सूख के काटा हो चुका है। हम लोग वैम्पायर किंग को देखते हैं और ये भी डुवार्व किंग तरह ही सूख के काटा हो चुकी थी और इसी होप के लिए बुरा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद हम लोग ऑर्क किंग को देखते हैं जो कि आगे से खुश हो रहा था, उसे जैसा ही पता चला था कि होप यहाँ पे सूख के काटा हो चुका है। ये आगे से हंसते हुए कहता है कि अब हम लोगों को यहाँ पे इस घटिया केव में 300 सालों के लिए और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग इस जगह से बाहर जा सकते हैं। ऑर्क किंग भी आगे से सूख के काटा हो चुका था, जिसके बाद ये अपने भी यंगर जनरेशन के चेले को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग अपनी पावर को दोबारा रीगेन कर सके। अगर डुवार्व किंग और एल्फ किंग यहाँ पे अपनी पावर को गेन कर लेते हैं तो वो हमें एक झटके के अंदर ही मार देंगे। इस पे इनका यंग लीडर आगे से कहता है कि मैं पक्का जाता हूँ और आपके लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ के लाऊंगा जिससे हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सके। एल्फ क्वीन भी अपनी यंग लीडर से यही बात कहती है कि जैसे ही ये लोग यहाँ पे और किंग और डुवार्व किंग अपनी पावर को गेन कर लेंगे तो वो इन लोगों को यहाँ पे हरा देंगे और उन्हें अपना स्लेव बना लेंगे एज यूजुअल हेंटाई मैनवा प्लाच। इसीलिए इन लोगों को यहाँ पे अपनी पावर को दोबारा रीगेन करना पड़ेगा ताकि ये लोग इस कियोस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर सके। एल्फ क्वीन यहाँ पे इस एल्फ से कहती है कि एक काम है जो मैं चाहती हूँ कि तुम करो। इसके लिए एल्फ मान जाती है, जिसके बाद अगला सीन अर्थ का होता है। अर्थ पे दोबारा खुशी का माहौल आ चुका था क्योंकि हर 5 साल के अंदर यहाँ पे कॉलेज एडमिशंस के लिए खुलते हैं, इसलिए यहाँ पे जोरों शोरों से हर एक कॉलेज के लिए प्रमोशन किया जा रहा था। हम देखते हैं कि रिपोर्टर मॉम से पूछता है मॉम इस बार आप कौन से कॉलेज के अंदर अपने बच्चे को भेजेंगी। मॉम आगे से कहती है मैजिक एकेडमी। रिपोर्टर पूछता है मगर क्यों, यहाँ पे इमोर्टल एकेडमी भी तो है, आप उन्हें वहाँ पे भेज सकती हैं। मॉम आगे से कहती है कि पावर को छोड़ के वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कुछ ज्यादा ही हाई है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा 30 सालों के लिए सिर्फ स्कूल रूल्स को ही लिखता रहे, इधर मैं और पापा करे यम्मी यम्मी, उधर मेरे बेटे करे पेंसिल साफ सप्पी सप्पी। एडमिशन सीजन यहाँ पे शुरू हो चुका था लेकिन यान को एक भी नया डिसाइपल नहीं मिलता है, आई डोंट नो व्हाई। मगर यान की पर्सनालिटी के हिसाब से उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अपनी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे रहा है। इतने समय वो हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे पर्सनली गाइड कर रहा है अकेले में। यान चंगो को यहाँ पे ब्लैक स्मिथ की ट्रेनिंग देता है जिससे वो ब्लैक स्मिथ बन सके। वहीं मंगू को वो तलिस्मा बनाना सिखाता है और अगर ये गलती करते हैं तो फिर इन्हें सर के ऊपर डंडी खाने को मिलती है। वहीं पे वो सोलो को फॉर्मेशन के बारे में सिखा रहा था। इसके बाद हम लोग यान को स्पेस के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो मैंग को यहाँ पे शॉर्ट मास्टरशिप सिखा रहा था। यान अपनी उंगली के इशारे से यहाँ पे एक एस्टेरॉयड को कंट्रोल करता है और उसे बेसबॉल बॉल की तरह मैंग की तरफ फेंक के मारता है। मैंग पहले तो घबरा जाती है लेकिन बाद में शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसे 2 हिस्सों में काट देती है। इसके बाद वो अपनी शॉट स्किल के साथ में यहाँ पे यान के ऊपर कई सारी शॉट से अटैक करती है लेकिन यान को कुछ भी नहीं होता है और वो इसी बात का फायदा उठा के यान के ऊपर स्नीक अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन यान अपनी डंडी की मदद से उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है, ये कहते हुए कि तुमने अभी भी यहाँ पे बेसिक नॉलेज को अच्छे से नहीं सीखा है, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंग उसके ऊपर शॉट से कई सारे स्लैश मारती है लेकिन यान अपनी डंडी की मदद से उन सभी को ब्लॉक कर लेता है और फोर्स की वजह से मैंग पीछे खिसक जाती है। उसी टाइम पे यान उसके ऊपर अपनी डंडी से एक स्लैश मारता है तो मैंग जल्दी से इस पोजीशन में आके उस स्लैश को डॉज करती है। वहीं पे वो स्लैश इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो एक बड़े से एस्टेरॉयड को 2 हिस्सों में काटता है और किसी प्लेनेट के चांद को भी उड़ा देता है। मैंग आगे से घबराते हुए कहती है कि टीचर आप पक्का मुझे मारना नहीं चाहते हैं ना गुस्से में, तो आपने ये जो स्लैश मारा अगर मैं इसे टकरा जाती मेरे 2 हिस्से हो जाते, गोजो के बगल में मेरी ही बॉडी होती इतनी टाइम पे। लेकिन उसी टाइम पे यान मैंग के पास आता है और उसे कहता है कि कल्टिवेटर्स जो इमोर्टल्स होते हैं अगर वो यहाँ पे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करते तो वो कभी भी इमोर्टल नहीं बन पाते हैं, ये चीज तुम्हें समझनी चाहिए। मैंग आगे से कहती है समझ गए मास्टर, मैं समझ गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है।